ऑलराइट, सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग हेलो एल्केन हेलोइन का वन शॉट फॉर क्लास 12th एग्जामिनेशन। 28 को तुम्हारा बोर्ड एग्जामिनेशन है बच्चा बाड़ी। तो उस दिन के लिए हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें रेडी कर रखी है। अब धीरे धीरे चीज़ें जो है चैनल पे अपलोड की जाएगी। वन शॉट जो है हमारा ये भी है हेलो एल्केन हेलोइन का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग पहले करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मैं कुछ चीज़ें तुमसे क्लियर कर दूं यहाँ पे भी, इस शीट पे। दैट देखो, अभी हमारे पास जो फिलहाल है हमारा एग्जामिनेशन, उसमें ये है हमारे पास कि देखो, उसमें हमारे पास ऐसा हिसाब है कि सबसे पहले जो है तुम्हारा डेट जो आ रही है वो है हमारी आज 21 है। तो देखो किस तरीके से जो बेसिकली तुम्हें पढ़ना है अभी फिलहाल एग्जामिनेशन के लिए, किस तरीके से क्या क्या चीजें तुम्हें करनी है, वो मैं यहाँ पे तुम्हें स्क्रीन पे समझा रहा हूँ। स्क्रीन पे फोकस करो, ठीक है। उसको समझो कि सर ने क्या क्या बताया है, उस हिसाब से करो। दिस विल बी द बेस्ट स्ट्रेटेजी इफ यू हैव कवर्ड योर होल सिलेबस, ठीक है। देखो, सबसे पहले तुम्हें करना है इसमें 21 का, सबसे पहले तुम्हें करना है 21 फेब। आज जो है तुम्हें डी एंड एफ ब्लॉक का रिवीजन करना है, डी एंड एफ ब्लॉक। और इसके साथ तुम्हें कर लेना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मतलब सर आप ओवरऑल बोलना चाह रहे हो कि आप अभी हमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिवीजन करना है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है। और इसके बाद जो तुम करोगे वो कल है 22nd, देन है 23rd, देन है 24th। इन 3 दिन तुम करोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिवीजन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इसको कैसे करोगे भैया, इसमें ऐसे चलना कि देखो हेलो एल्केन हेलोरीन जो तुम्हारा हेलो एल्केन हेलोरीन और इसके साथ अमाइंस एंड अल्कोहल फिनोल ईथर, ठीक है। इन तीनों चैप्टर्स का जो है रिवीजन तुम्हारा होना चाहिए कल 22nd में। एंड 23rd में तुम करोगे एल्डिहाइड को। एल्डिहाइड के साथ तुम बायोमोलिक्यूल को रख सकते हो। ठीक है। 24th तुम्हारे पास बच जाएगा। 24th, 25th एंड 26th, इन 3 दिन तुम करोगे फिजिकल केमिस्ट्री। अगर किसी बच्चे की फिजिकल केमिस्ट्री जल्दी हो जाती है तो इट इज वेरी गुड, ठीक है। अगर फिजिकल केमिस्ट्री तुम्हारी पहले हो जाती है और अच्छी बात है। एंड इसके बाद नेक्स्ट जो है तुम्हारे पास लास्ट जो बचेगा एक दिन, उसके दिन उस दिन तुम करोगे रिवीजन, ठीक है। उस दिन तुम लोग करोगे रिवीजन। तो ये स्ट्रैटेजी है जो कि अभी फिलहाल मुझे लगता है कि सबसे सही स्ट्रैटेजी है इफ यू आर फोकसिंग ऑन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। आज का लेक्चर जो है हमारा सवा घंटे 1.5 घंटे का होगा। एंड देन कल भी जो है इस तरीके से हम लोग वन शॉट को तेजी में कंटिन्यू कंप्लीट करेंगे। एंड मैंने सारी चीजें लगा दी है, ये पीपीटी आई विल प्रोवाइड इन द डिस्क्रिप्शन लिंक, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम्हें लिंक मिल जाएगा इसका, वहां से तुम इसे देख सकते हो। और भी चीजें हैं, नेमिंग रिएक्शन की भी वीडियो मैं कोशिश करूंगा कि लेकर के आ जाऊं। और जल्दी से फॉर्मुला लिस्ट भी तुम्हें 3 चैप्टर का मैं दे दूं, हमारा सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स। इन 3 चैप्टर का जो तुम्हें सॉल्यूशन देना है वो भी मैं प्रोवाइड कर दूं तुम्हें, फॉर्मुला की उसकी, ठीक है। एंड नेमिंग रिएक्शन के लिए भी मैं कुछ काम कर रहा हूँ, अगर वो रेडी हो जाता है तो नेमिंग रिएक्शन भी तुम्हें मिल जाएगी मेरी तरफ से, ठीक है। चलिए, इस पर्टिकुलर पीपीटी में मैंने नीचे कुछ क्वेश्चंस भी लगा रखे हैं, तो स्टे ट्यून, सारी चीजें करेंगे। और आज तुम्हारा फाइनल हो जाएगा हेलो एल्केन हेलोइन फॉर योर अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन 2026, जो कि 28 तारीख को हो रहा है, केमिस्ट्री का पेपर। आ जाओ भैया, पीपीटी में हम लोग अभी क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ये सारी चीजें हैं जो डिस्कस करने के लिए है। अगर हम सबसे पहली चीज की बात करें तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है, एक सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज वो ये है हमारे पास कि हमारा जो हेलो एल्केन है, हेलो अल्केन्स, व्हाट आर हेलो एल्केन्स एंड व्हाट आर हेलो एरीन्स एज वेल, ठीक है। हेलो एल्केन क्या होता है, हेलो एरीन्स क्या होता है। तो हेलो एल्केन देखो 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक तुम्हारा है हेलोजन और दूसरा है तुम्हारा एल्केन। तो हेलोजन प्लस अल्केन विल फॉर्म अस द हेलो एल्केन्स, एंड देन हेलोजन प्लस अरीन्स, हेलोजन प्लस अरीन्स विल फॉर्म द हेलो अरीन, ठीक है। अरीन्स क्या होता है, अरीन्स अभी के लिए फिलहाल ये याद रख सकते हो तुम कि अरीन्स जो है हम लोग किसको कह रहे हैं, बेंजीन रिंग को कह रहे हैं। अरीन जो हम लोग किसको कह रहे हैं, बेंजीन रिंग को कह रहे हैं, ठीक है। चलो, इसी तरीके से जो अल्काइल हैलाइड है वो क्या होता है, अल्काइल हैलाइड, अल्कलाइन हैलाइड और अराइल हैलाइड। अराइल हैलाइड में तुम्हारे पास अरीन होगा, इसमें डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड होगा, इसमें डबल बॉन्ड होगा और इसमें सिंगल बॉन्ड होगा। दीज आर द बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। एंड इसके अगर हम आगे थोड़ा सा और जाए तो हमारे पास एक चीज आती है टॉपिक, जैसे अल्काइल हैलाइड जो है, अल्काइल हैलाइड देखो मोनोहैलाइड होता है। मोनोहैलाइड अल्काइल हैलाइड बहुत तरीके का होता है, एक होता है मोनोहैलाइड। तो मोनोहैलाइड जो है तुम्हारा, वो मोनोहैलाइड कितने टाइप का होता है भैया, तो मोनोहैलाइड में मतलब एक हैलोजन होगा, है ना। हैलोजन का एटम कितना होगा, 1 हैलोजन एटम। इसी तरीके से डाई हैलाइड होगा तुम्हारे पास, डाई हैलाइड में क्या होगा बताओ भाई, एक्स जो होगा वो 2 हो जाएगा, 2 हैलोजन एटम। इस तरीके से ट्राई हैलाइड तुम्हारे पास पेंटा हैलाइड आ जाएगा, 5 हैलोजन ग्रुप्स होंगे, ठीक है।
उस तरीके के कंपाउंड को तुम क्या कहोगे, उस तरीके के कंपाउंड को हम लोग कह रहे होंगे अल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, अब देखो अल्काइल हैलाइड्स में बेसिकली जो तुम्हारे पास क्वाटरनरी अल्काइल हैलाइड तक तो पॉसिबल है तुम्हारे पास, जैसे ट्राई हैलाइड एंड देन टेट्रा हैलाइड। 4 हैलोजन्स तुम एक कार्बन पे लगा सकते हो, बट उसके आगे जो पॉसिबिलिटी है वो नहीं होती है, क्योंकि कार्बन की जो मैक्स वैलेंसी है वो 4 है। ठीक है, दिस इज हाउ। एंड इससे जो कंपाउंड बन सकता है अगर हम क्लोरीन वाला लें तो वो CCl4 बन सकता है। ठीक है, दीज आर द डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो मोनोहाइड्रोजन का जो डेरिवेटिव है, तो मोनोहाइड्रोजन में बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहले अगर हम इसको इजीली देखें तो हमारे पास अगर अगर समझना, अगर हमारे पास CH3 देन CH2 है एंड देन CH2 है एंड देन हमारे पास X है, तो यहाँ पे वी कैन सी दैट दिस X इज लिंक्ड टू दिस कार्बन एंड दिस कार्बन इज लिंक्ड टू द सिंगल कार्बन। तो इसको हम कहते हैं 1 डिग्री का हैलोजन हैलाइड। ठीक है, ये क्या है हमारा 1 डिग्री का अपना कंपाउंड है, 1 डिग्री का अल्काइल हैलाइड है। ठीक है, इसी तरीके से अगर यहाँ तुम देखो तो ये जो कार्बन है बैठा हुआ, ये इस क्लोरीन से जुड़ा हुआ है और ये कार्बन जो है 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है ना। तो फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव दिस सेंटर कार्बन, इफ वी हैव दिस एज अ सेंटर कार्बन एंड यहाँ पे जो कार्बन दिखा हुआ है हमें, यहाँ पे जो हमें कार्बन दिख रहा है, ये जो कार्बन है इस क्लोरीन से लगा हुआ है। ठीक है, ये जो कार्बन है क्लोरीन से लगा हुआ है और ये कार्बन एक कार्बन से लगा, तो ये 1 डिग्री होता। समझ रहे हो बात को? अगर यहाँ पे कोई कार्बन है और ये क्लोरीन से लगा हुआ है, ठीक है, या चलो मैं मान लू इसको क्लोरीन है ये और ये कार्बन है, तो ये कार्बन इस क्लोरीन से लगा हुआ है और ये कार्बन खुद 2 कार्बन से अटैच है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे भैया, इसको हम लोग कहेंगे 2 डिग्री का अल्काइल हैलाइड। ठीक है, इसी तरीके से 3 डिग्री का अल्काइल हैलाइड आ जाएगा। मतलब ये कार्बन तो है, इससे एक और कार्बन लगा होगा और उस पर लग रहा होगा हेलोजन, जो कि तुम्हारा लास्ट एग्जांपल है। तो इसको और देख लेना, ये तुम्हारा जो है 3 तरीके का बेसिकली हमारा मोनोहाइड्रोजन डेरिवेटिव्स का है। ठीक है, अब इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है वो ये है तुम्हारी, कि क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन स्ट्रेट आएगा तुम्हारे पास कि हमारे पास अलाइलिक हैलाइड क्या होता है। ठीक है, देखो मैं इसको थोड़ा सा तुम्हें यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ, शीट ऐड कर लेते हैं, है ना। चलो थोड़ा सा इसमें समझने की कोशिश करना। ठीक है, देखो हम यहाँ पे तुम्हें लिख के बता रहे हैं, पहले उसको समझ लो, फिर एक्सप्लेनेशन और अच्छे से भी दे देंगे। हमारे पास जो चीजें हैं वो ये है कि हमारे पास मोनो हैलो कंपाउंड है। ठीक है, अब जो मोनो हैलो कंपाउंड है ना वो 2 तरीके से डिवाइडेड हुआ है। मोनो हैलो कंपाउंड जो है वो 2 तरीके का डिवीजन है उसमें। एक है कंपाउंड कंटेनिंग sp3 CX बॉन्ड, कंपाउंड कंटेनिंग sp3 CX बॉन्ड। ठीक है, sp3 और कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने का मतलब है कि सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स होगा उसमें, क्या होगा, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स होगा। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसमें कुछ देखो, हमारे पास सबसे पहले इसमें अल्काइल हैलाइड आता है। ठीक है, और अल्काइल हैलाइड आता है तो इसका मैंने पीछे तुम्हें बता दिया ये कितने तरीके का हो सकता है फर्दर। ये 1 डिग्री का हो सकता है जी सर जी, ये 2 डिग्री का हो सकता है जी, और ये 3 डिग्री का हो सकता है। ठीक है, और अगर हम बात करें कि sp2 हाइब्रिडाइज अगर है CX बॉन्ड, अगर sp2 हाइब्रिडाइज है CX बॉन्ड तुम्हारा, तो यहाँ पे तुम्हारे पास डिफरेंसेस है। यहाँ पे एक तुम्हारे पास हो सकता है विनाइलिक हैलाइड, विनाइलिक कार्बन, उसमें विनाइलिक हैलाइड भी समझ लेंगे। विनाइलिक कार्बन क्या होता है कि जैसे कार्बन है हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड C और इस कार्बन से हाइड्रोजन लगा हुआ है, मतलब डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ डायरेक्टली हैलोजन ग्रुप जो है जुड़ा हुआ है। डबल बॉन्ड के कार्बन के साथ जो है डायरेक्टली तुम्हारा क्या जुड़ा हुआ है, हैलोजन जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड के कार्बन के साथ। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं मोनोहाइड्रोजन कंपाउंड। इसको हम लोग क्या कहते हैं, मोनोहाइड्रोजन कंपाउंड, जिसमें जो तुम्हारा कहलाता है कि ये है विनाइलिक कार्बन, दिस कार्बन इज कॉल्ड एज विनाइलिक कार्बन। और इसको कहते क्या है, ये विनाइलिक हैलाइड है। ये क्या है जी, विनाइलिक हैलाइड। एक और एग्जांपल देखो इसका, जैसे ये रहा तुम्हारे पास, इसको ऐसे कर देते हैं, बेंजीन रिंग तो नहीं है ये। ठीक है, एंड यहाँ पे डबल बॉन्ड एंड ये Br एंड डबल बॉन्ड ये Br। तो यहाँ पे भी देखो ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे डायरेक्टली Br जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे डायरेक्टली Br जुड़ा हुआ है। तो ये रहा तुम्हारा विनाइलिक कार्बन, बाबू ये समझे, ये रहा तुम्हारा विनाइलिक कार्बन। और क्योंकि ये विनाइलिक कार्बन है तो इसको हम लोग कहेंगे विनाइलिक हैलाइड। इसको हम क्या कहेंगे, विनाइलिक हैलाइड कहेंगे। आगे कोई मेरी बात समझ में आएगी? ठीक है, इसके अलावा देखो, इसके अलावा हमारे पास होता है डिस्कशन में, हमारे पास है अलाइलिक कार्बन। ठीक है, अब देखो ये जो अलाइलिक हैलाइड है ये तुम्हारा यहाँ पे है, ये तुम्हारा अलाइलिक हैलाइड। अलाइलिक हैलाइड में क्या होता है कि जो CH डबल बॉन्ड CH, अब जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है ना उसके बाजू वाले कार्बन पे X लगा होगा। समझना यार, ये एग्जामिनेशन में आएगा। ठीक है, सब डबल CH CH2 डबल बॉन्ड CH एंड देन फिर से C लगाओ एंड उस पे लगा दो X।
ठीक है, वैलेंसी पूरी कर देना, उस पर लगा दो x। तो ये जो है ना, यहाँ पे इसको कहोगे तुम अलाइलिक कार्बन, दिस इज कॉल्ड व्हाट, द अलाइलिक कार्बन। ये है अपना अलाइलिक कार्बन। आई स्क्रीन आ रही होगी, ठीक है, अलाइलिक कार्बन है, ठीक है। चलिए अब आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो। अब इस तरीके से एक और एग्जांपल देख सकते हो तुम, ये रहा बेंजीन रिंग, डबल बॉन्ड यहाँ पर और यहाँ पर लगा दिया मैंने हैलोजन, लगा दिया मैंने हैलोजन। तो देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो है सर जी, इसके बाजू में एक और कार्बन है और उस पर लगाया आपने हैलोजन, इसके बाजू में एक और कार्बन है उस पर लगाया आपने हैलोजन, इसको कहते हैं क्या सर जी, इसको कहते हैं क्या सर जी, अरे सर जी इसको कहते हैं क्या सर जी, इसको कहते हैं अलाइलिक कार्बन, और इसका हो गया अलाइलिक हैलाइड, अलाइलिक कार्बन। ये जो कार्बन है बाबू और ये जो कार्बन है बाबू, इन दोनों को हम कहते हैं अलाइलिक कार्बन। आई होप समझ में आ रही होगी बातचीत अच्छे से, है ना। अच्छा जी सर जी। इसके अलावा एक और इसमें देखो, इसमें एक और होता है हमारे पास अलाइल ब्रोमाइड, अलाइल ब्रोमाइड, है ना। अब अलाइल ब्रोमाइड पे क्या है, डबल बॉन्ड, देन ये CH2 एंड देन ये Br, देख रहे हो, डबल बॉन्ड कार्बन का तो है सर जी, ये रहा कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड जी, उसके बाजू वाले कार्बन पे हैलोजन लगा हुआ है, हाँ जी सर, उसके बाजू वाले कार्बन पे हैलोजन लगा हुआ है। इसको अपन क्या कहते हैं, इसको अपन कहते हैं अलाइलिक कार्बन, या फिर यहाँ पे ब्रोमीन है तो अलाइलिक ब्रोमाइड मैंने लिख दिया, ठीक है, अलाइलिक हैलाइड कह सकते हो उसको। इन जनरल अगर मैं इसको एक्स कर दूं तो ये अलाइलिक हैलाइड हो जाएगा। और दिस कार्बन इज अलाइल कार्बन, दिस कार्बन इज अलाइल कार्बन, और अलाइलिक ब्रोमाइड है, ये अलाइल ब्रोमाइड है, सॉरी अलाइलिक नहीं, अलाइलिक तो ऊपर पढ़ा था सर आपने, ऊपर पढ़ाया था, ठीक है। अच्छा, तो ये तुम्हारा जो है ना, ये डिस्कशन है, ये मैंने यहाँ पर भी लिखवा दिया है अच्छे से, देखो सी डबल बॉन्ड, सी वाले बाजू वाले कार्बन पे अगर हैलोजन लगा हुआ होगा तो वो अपना हो जाएगा अलाइलिक कार्बन, वो अपना क्या हो जाएगा सर जी, अलाइलिक कार्बन। इसके बाद अगर हम देखें तो बेंजाइलिक हैलाइड, तो बेंजाइलिक हैलाइड बहुत आसान सा है भाई, बेंजाइलिक हैलाइड में क्या होता है समझना, बेंजाइलिक हैलाइड में यू हैव गिवन विद अ बेंजीन रिंग और इसके ऊपर में लगा होगा CH2 एंड इसके बाजू में लग रहा होगा X, दिस इज कॉल्ड बेंजाइलिक कार्बन, ठीक है, इट्स बेंजाइलिक हैलाइड कह सकते हो, ठीक है। These are the compounds, basically these are the compounds in which the halogen atom is bonded to sp3 hybridized carbon atom attached to the aromatic ring, attached to the aromatic ring। ठीक है, चलो ये रहा विनाइलिक, विनाइलिक मैंने बता दिया डबल डबल कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है, और उस जो कार्बन का डबल बॉन्ड है ना, इसी दोनों में किसी कार्बन पे एक तो हैलोजन लग रहा है, इसको कहते हैं विनाइलिक कार्बन, ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग विनाइलिक हैलाइड, ठीक है जी। चलो इसके बाद अराइल हैलाइड, अराइल हैलाइड बेंजीन रिंग के ऊपर डायरेक्टली लगा दो, बेंजीन रिंग है तुम्हारे पास, हाँ जी सर, इसके ऊपर डायरेक्टली Br लगा दो, बन गया तुम्हारे पास ये, ठीक है। चलो अब आते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन फ्रॉम अल्कोहल, ये ध्यान रखना कि यहाँ पे किससे पूछा जा रहा है, किससे बनवाया जा रहा है आपसे, फ्रॉम अल्कोहल। बहुत सारे मेथड्स हैं भाई, बहुत सारे मेथड्स हैं, ये होता है अल्कोहल का यूनिट, इसको तुम रिएक्शन करा दो अगर HX के साथ में, तो ये क्या होगा, ये पूरा ग्रुप हट जाएगा यहाँ से ये H के साथ निकलेगा वो, और यहाँ बनेगा RX प्लस H2O, समझे, RX प्लस H2O। तो इस तरीके से बहुत सारी रिएक्शन होती है, ठीक है। जो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है तुम्हारे पास, एक तो ये देखो, अगर हमारे पास अल्कोहल डीवी है, अगर अल्कोहल दिया गया और हमने रेड फास्फोरस डाल दिया उसमें, रेड फास्फोरस डाल दिया इन द प्रेजेंस ऑफ कोई हैलोजन, इन द प्रेजेंस ऑफ कोई हैलोजन, चाहे ब्रोमीन हो आयोडीन हो, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे भी HCl बन जाएगा और फॉस्फोरिक तुम्हारा फॉस्फोरस का कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है, लाइक ठीक है। अभी इसमें ये इतना ही देखते हैं, तो ये हो जाएगा। अब देखो एक चीज और देखो, अब ये जो है इसको मैंने अलग से लगवाया है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ठीक है। यहाँ पे इसको कहते हैं डार्जन्स प्रोसेस, क्या कहते हैं इसको, डार्जन्स प्रोसेस, ठीक है। और डार्जन्स प्रोसेस अपने आप में इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि जब तुमने यहाँ से ROH अल्कोहल लिया और उसको SOCl2 के साथ रिएक्ट करवाया, SOCl2 को कहते हैं थाइनाइल क्लोराइड, क्या कहते हैं उसको, थायोनाइल, थायोनाइल क्लोराइड, ठीक है। अब नाउ यहाँ पे तुमने थाइनाइल क्लोराइड के साथ इसको रिएक्ट करवाया, तो थाइनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करने के बाद ये दे देगा तुम्हें HCl plus SO2 plus H2O, and this reaction, this product is best yield, this product is best yield, best yield, because 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 in this case SO2 and HCl gas are formed, और जो क्योंकि वो दोनों गैस हैं, वो दोनों क्या होंगी, ओ सॉरी स्क्रीन नहीं आ रही होगी, तो मैं इसको थोड़ा सा ना इधर लगा देता हूँ, वो फॉर्म्ड होती हैं, और क्योंकि वो फॉर्म्ड हुई हैं तो वो रिएक्शन से क्या होता है, स्केप आउट कर जाती है, वो रिएक्शन से क्या होती है, स्केप आउट कर जाती है, इसको और याद रख लेना। चलो भैया नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे जो हमें डिस्कशन करना है वो है हमारे पास अच्छा, मैंने इसमें नोमेनक्लेचर के क्वेश्चन नहीं डाले थे, तो एक बार मैं क्या करता हूँ, तुम लोगों के लिए नोमेनक्लेचर के क्वेश्चन और ऐड करवाता हूँ, ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ बस, है ना।
चलो भाई, तो हमने ये लगा लिया शीट, ये लगा ली शीट, ठीक है। अब जो है हमने इसको कर लेना है ऊपर शिफ्ट, ठीक है। चलो भाई, तो हम लोग क्या कर रहे थे यहाँ पे, यहाँ लगा ली मैंने एक शीट, ठीक है। अब यहाँ कुछ बात समझना काम की, ठीक है। हमने कोई भी नोमेनक्लेचर का क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया था इसके, तो एक देख लेते हैं, 2-4 क्वेश्चन इस शीट पे देख लेते हैं नोमेनक्लेचर्स के, ठीक है। नोमेनक्लेचर इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अगर हम बात करें CH3 CH2 CH2 एंड CH2 एंड Br, तो ये बहुत आसान सा नाम है, ठीक है, बहुत आसान सा नाम है इसका। अगर हम नाम देखें तो ये ब्रोमोप्रोपेन, ये क्या है अपना, ब्रोमोप्रोपेन। समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो बात को। एक सेकंड में चार्ज लगा लिया जाए बस। चलिए, तो ये अपना जो है ये क्या है, 1 ब्रोमोप्रोपेन, ठीक है। इसके अलावा ये क्या हो जाएगा, ये इसके अलावा इसका ये तो हो गया इसका कॉमन नेम। अब हम इसके दूसरे नेम के बारे में अगर बात करें तो ये इसको हम लोग कहते हैं आईयूपीएक नेम या फिर IUPAC कह सकते हो, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये हो गया आईयूपीएक नेम। इसके अलावा इसका जो कॉमन नेम होगा वो क्या होगा, ये देखो ये क्या है, ये है सर जी, ये है प्रोपाइल। ये क्या है जी, प्रोपाइल ब्रोमीन, ठीक है। प्रोपाइल ब्रोमीन, समझ में आ गई होगी मेरी बात, किस तरीके से इसका हम लोग कॉमन नेम लिखेंगे और क्या करेंगे, ठीक है। चलो, तो ये नोमेनक्लेचर के कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन लिखो, अभी ये तुम्हारे पीवाई क्यूज में भी मिल जाएगा तुम्हें। यहाँ पे हमने Br लिखा है और यहाँ पे हमने देखा है Br, तो इसका जो तुम्हारा नाम होगा वो क्या होगा, ये देखो इसमें मेटा पे डाई ब्रोमो बेंजीन, ये डाई है, डाई ब्रोमो बेंजीन। इसका क्या मतलब हुआ सर जी, इसका मतलब हुआ ये हो गया ब्रोमो बेंजीन और यहाँ पे मेटा पे लग गया ब्रोमो। अब मेटा क्या है, ऑर्थो क्या है, तो देखो अगर तुम्हारे पास एक बेंजीन रिंग दी गई है तो ये तुम्हारा ऑर्थो पोजीशन है, ये तुम्हारा मेटा पोजीशन है, ये मेटा है, मेटा, ठीक है। ये तुम्हारा मेटा पोजीशन है और ये तुम्हारा पैरा पोजीशन है। तो जिस हिसाब से वहां पे रखी गई होंगी चीजें, उस हिसाब से इसको तुम समझोगे, ठीक है, उस हिसाब से इसको तुम समझोगे। चलो भाई, नेक्स्ट देखो। अब अगर हम बात करें मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आगे चलते हैं, तो इससे भी पहले एक दो चीजें और बता देता हूं मैं इसको, और एक और शीट ऐड करते हैं यहाँ पे हम लोग, है ना। चलो, अब यहाँ से एक चीज आती है, नेचर ऑफ CX बॉन्ड, नेचर ऑफ CX बॉन्ड। बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे, तो उनको अच्छे से समझते हैं। नेचर ऑफ CX बॉन्ड में सबसे पहले ये है कि अगर हम बात करें ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलोजन, CX बॉन्ड जो होता है वो अपना पोलर हो जाता है। CX बॉन्ड इज पोलर, है ना। ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास क्या होता है, CX बॉन्ड पोलर हो जाता है। कैसे सर, क्या है यहाँ पे, ये देखो, ये रहा कार्बन और ये रहा हैलोजन, है ना। तो यहाँ पे हैलोजन खींच रहा है इलेक्ट्रॉन, तो ये C नेगेटिव, यहाँ पे कार्बन दे रहा है इलेक्ट्रॉन, तो ये C पॉजिटिव। तो ड्यू टू दिस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वी कैन सी दैट देयर इज अ पार्शियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, देयर इज पार्शियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर, है ना। उसके वजह से क्या होता है कि हेलो अल्केन और हेलो एरीन जो होता है उसकी प्रॉपर्टीज बहुत सारी आती हैं, ठीक है। अब यहाँ से एक और चीज समझो, हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, फ्लोरीन है सर जी, क्लोरीन है सर जी, ब्रोमीन है सर जी, और आयोडीन है, ठीक है। इसमें मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, फ्लोरीन है सर। अब देखो समझो, अब समझो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, अब हम हैलोजन का साइज जानते हैं, नीचे जाते वक्त साइज क्या होगा, बढ़ेगा सर जी, नीचे जाने वक्त साइज क्या होगा, बढ़ेगा। आयोडीन का साइज सबसे बड़ा है, देन ब्रोमीन का है, देन क्लोरीन का है, और देन फ्लोरीन का है। इस हिसाब से अगर हम देखें तो Ci का जो बॉन्ड होगा, देन CBr का जो बॉन्ड होगा, देन CCl का जो बॉन्ड होगा, एंड देन CIF का जो बॉन्ड होगा, इनमें जो बॉन्ड इंथैल्पी की बात करोगे, बॉन्ड तोड़ने में इंथैल्पी में CF सबसे ज्यादा, देन CCl, देन CBr, सही बात है। और इसका उल्टा देखो, अगर हम देखें बॉन्ड लेंथ की बात, ठीक है, बॉन्ड लेंथ की बात, तो बॉन्ड लेंथ इसका उल्टा होता है, ठीक है। Ci का बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा। अब जिसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी उसको तोड़ने में सबसे कम एनर्जी लगेगी, क्योंकि बॉन्ड ज्यादा है ना। फॉर एग्जाम्पल यार, तुम समझो इसको अपने रिलेशनशिप से, ठीक है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड रह रही दिल्ली में, ठीक है, और तुम रह रहे हो कहीं कहीं तो कहीं रह रहे हो, ठीक है, बहुत दूर। अब ये डिस्टेंस वाला रिलेशनशिप है तुम्हारा, समझ रहे हो। तो यहाँ पे या फिर तुम अपने दोस्त को ले लो, चलो ठीक है, एग्जाम्पल ले लिया 12th की तुमने, ठीक है, साथ में कर रहे थे 12th। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि तुम्हारा दोस्त जो है वो चला गया ऑस्ट्रेलिया पढ़ाई करने के लिए, और तुम पढ़े हुए हो इंडिया में, कहीं तो कोई हो दिल्ली में किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, ठीक है। सो अब देयर इज अ गैप बिटवीन यू एंड योर फ्रेंड ना। तो क्या होता है, बिकॉज ऑफ लेसर कम्युनिकेशन एंड अ लॉट ऑफ इन्वॉल्वमेंट्स, ठीक है, तुम किसी और के साथ इन्वॉल्व हो रहे होगे, वो किसी और के साथ हो रहा होगा, यू गाइज आर फाइंडिंग न्यू पीपल्स, तो उसकी वजह
से क्या होता है कि जितना ज्यादा दूर होगे तुम दोनों एक दूसरे से, है ना, उतना वीक होगा तुम्हारा बॉन्ड, उतना आसान होगा कोई और आके तुम्हारा जो बॉन्ड है उसको तोड़ देगा, ठीक है। मतलब कोई और दिख जाएगा तुम्हें, तुम्हें लगेगा अरे यार ये तो उससे बेटर है, फिर वो तुम्हें उसके खिलाफ भड़काएगा, ठीक है। सारी चीजें समझ में आ रही है तुम्हें, ठीक है। चलो, यहाँ ये समझ में आया सर कि अगर हमारा और हमारे दोस्त का बॉन्ड डिस्टेंस ज्यादा है तो बॉन्ड तोड़ना अगले बंदे के लिए आसान है, ठीक है। इसका मतलब है कि कार्बन और फ्लोरीन और कार्बन और आयोडीन, इन दिनों में कार्बन फ्लोरीन का जो बॉन्ड है वो छोटा है यार। मतलब कार्बन और फ्लोरीन दोनों एक ही शहर में, एक ही कॉलेज में, एक ही क्लास में, एक ही सीट पे बैठते हैं, और दूसरा वाला जो कार्बन और आयोडीन, एक तो वो शहर में भी नहीं, मतलब कहीं बैठा हुआ है न्यूजीलैंड वगैरह में, और तुम बैठे हुए यहाँ पे। तो समझ में आ रहा है, तुम कहीं बैठे हुए ईरान में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। अब डिस्टेंस जब ज्यादा है तो इट इज इजी टू ब्रेक दिस बॉन्ड, समझे समझे। चलो, तो यहाँ पे जो CI का जो बॉन्ड लेंथ है वो सबसे ज्यादा होगा, देन CBr की बॉन्ड लेंथ होगी, देन CCl की बॉन्ड लेंथ होगी, और देन तुम्हारा CF की बॉन्ड लेंथ होगी। दीज आर द डिस्ट्रीब्यूशंस। समझ में आ गई बातचीत। चलो, ये आई गेस मैंने समझा दिया होगा। अब एक क्वेश्चन और आता है डाइपोल मोमेंट के बारे में, एक क्वेश्चन और आता है डाइपोल मोमेंट के बारे में। तो देखो यार, CHCl3, अब क्या सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इज करेक्ट, बट जब ये CH3F बनाएगा ना बाबू, जब ये CH3F बनाएगा, ये CH3Cl बनाएगा, ये CH3Br बनाएगा, और ये CH3I बनाएगा, ये कुछ 4 कंपाउंड्स होंगे होंगे ठीक है। अब क्योंकि फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो वहां पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा हुआ होगा। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा हुआ होगा। अगर वहां पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा हुआ होगा तो CH3F सबसे ज्यादा होगा, देन क्लोरीन होगा, देन ब्रोमीन होगा, एंड देन आयोडीन होगा। तुम ऐसा सोच रहे होगे, है ना। बट यहाँ थोड़ा सा आता है ट्विस्ट, यहाँ याद रखना, यहाँ से बनेगा क्वेश्चन। क्लोरीन की जो डाइपोल मोमेंट होती है वो थोड़ा सा स्लाइटली ज्यादा हो जाता है फ्लोरीन से। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि देखो फ्लोरीन इज, आई एम कंप्लीटली एग्री विद दिस स्टेटमेंट कि फ्लोरीन जो होता है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, लेकिन या फिर तुम इसको कह सकते हो इन दोनों में ऑलमोस्ट इक्वल ही होता है, ठीक है। याद रखना यार। लेकिन अगर पैटर्न आ गया लिखने के लिए तो तुम्हें यही लिखना होगा जो हमने सेकंड लिखा है, क्लोरीन का ज्यादा होता है। क्यों, क्योंकि क्लोरीन का साइज बड़ा है, क्लोरीन का साइज बड़ा है, ठीक है, और फ्लोरीन का साइज छोटा, तो यहाँ पे रिपल्शन ज्यादा है। क्लोरीन और फ्लोरीन का रिपल्शन, सॉरी सी कार्बन एंड फ्लोरीन, क्योंकि यहाँ पे जो छोटा बॉन्ड बना है इनमें रिपल्शन ज्यादा हो रहा है फ्लोरीन वाले में, इस वजह से वो डाइपोल मोमेंट उसका बेकार होता है। और जो क्लोरीन वाला होता है, क्योंकि उसका साइज बड़ा है तो उसमें जो डाइपोल मोमेंट है वो ज्यादा होता है, ठीक है। आई गेस अभी समझ में आ गया होगा ये, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा सारा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो सब। अब अगर हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आए तो हमारे पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन में बहुत सारी चीजें हैं, मैं शीट ऐड करके बताते जाता हूँ। पीपीटी तो मैं नीचे दिलवा दूंगा, हैंडमेड नोट्स की भी मिल जाएगी, जो स्लाइड्स लगी हुई उनकी भी मिल जाएगी, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सबसे पहले देखो, अब हम लोगों ने पहले देख लिया था अल्कोहल से, अब हम देख लेते हैं फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के अंदर में क्या होता है देखना जरा, हाइड्रोकार्बन के अंदर में क्या होता है, वी हैव 2 डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन, ठीक है। पहला होता है हमारा फ्रॉम फ्री रेडिकल, फ्रॉम फ्री रेडिकल, ठीक है। और दूसरा जो होता है तुम्हारा वो होता है हमारा, देखते हैं अभी उसको हम लोग। पहले फ्री रेडिकल को समझो जरा अच्छे से। फ्री रेडिकल में सर जी क्या होता है देखना जरा, फ्री रेडिकल को समझो। फ्री रेडिकल में हमारे पास होता है CH3CH3, ठीक है, CH3CH3, इसको हम लोगों ने रिएक्ट कराया होता है Cl2 के साथ। ले लो 1 इक्विवेलेंट ले लिया हमने, ठीक है, 1 इक्विवेलेंट, और हमने इसमें एनर्जी डाल दी Hμ, एनर्जी डाल दी Hμ, ठीक है। इसके वजह से जो रिएक्शन होगी वो हो जाएगी CH3CH2 एंड Cl लग जाएगा यहाँ पे, CH3CH2 एंड Cl लग जाएगा आके यहाँ पे, है ना। तो एक हाइड्रोजन हटा, उसकी जगह पे एक क्लोरीन आकर के सब्स्टिट्यूट हो गया। दूसरा देखो CH3 CH2 CH3, अब यहाँ पे क्या हुआ हमारे पास, अगेन Cl2 हमने डाला Hμ, सॉरी, या फिर UV, हाँ चलो ठीक है Hμ ही रखते हैं। यहाँ पे क्या होगा CH3 CH, यहाँ पे Cl, यहाँ पे CH3, या फिर यहाँ पे एक और चीजें हो सकती है, CH3 CH2 को CH2 रहने दो, यहाँ पे से एक हाइड्रोजन हटा दो। तो यहाँ आता है एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, देखो बाबू, हमारे पास कंपाउंड था CH3CH, सिंगल बॉन्ड CH3 यहाँ पे। अब मेरे पास 2 पॉसिबिलिटी है, मैं यहां से हाइड्रोजन हटा दूं, मैं इस जगह से हाइड्रोजन हटाऊं, या इस जगह से हाइड्रोजन हटाऊं, दोनों जगह पे मेरे पास पॉसिबिलिटी है। मैंने क्या किया कि एक बार मैंने इस हाइड्रोजन को हटाया, लेट्स से इस हाइड्रोजन को, ठीक है, और एक बार इस हाइड्रोजन को हटाया होगा, ठीक है, इस हाइड्रोजन को। तो देखते हैं क्या होता है। तो हमने पहली बार में जब हाइड्रोजन हटाया तो CH3CH यहाँ पे लग गया Cl, और यहाँ लग जाएगा CH3। नाउ इन दिस केस अगर तुम्हें थोड़ा बहुत भी आइडिया हो तो ये बन रहा है 2 डिग्री का अल्काइल हैलाइड। याद रखना 3 डिग्री वाला अल्काइल हैलाइड सबसे ज्यादा, देन 2 डिग्री वाला, देन 3 डिग्री वाला, सॉरी 1 डिग्री वाला। ये स्टेबिलिटी का मैनर होता है, ठीक है। अभी किस सेंस में, कार्बोकेटाइंस के सेंस में। यहाँ पे जब तुम हटाओगे ना हाइड्रोजन को, देखो यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बनेगा वो ये 2 डिग्री का कार्बोकेटाइन बनेगा, और 2 डिग्री का कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। 3 डिग्री वाला सबसे ज्यादा होता है, तो अभी है नहीं वहां पे। और इसके अलावा जब यहाँ तुम इंटरमीडिएट बनाओगे तो CH3CH2 CH2
पॉजिटिव, यहाँ पे ये बनेगा इंटरमीडिएट। नाउ वी कैन सी दैट कि दिस इज अ 1 डिग्री का कार्बोकैटायन एंड दिस इज द 2 डिग्री का कार्बोकैटायन एंड वी नो दैट कि 2 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ द 1 डिग्री का कार्बोकैटायन एंड हेंस यहाँ पे जब क्लोरीन आकर के अटैक करता है और जब यहाँ पे आके क्लोरीन अटैक करता है तो यहाँ बनेगा CH3 CH Cl देन CH3, यहाँ बनेगा CH3 देन CH2 देन CH2 Cl, हेंस ये वाला जो होगा अपना ये स्टेबल होगा, ये वाला जो होगा अपना क्या होगा, स्टेबल होगा। ये एक और हो गया प्रिपरेशन का मेथड, तो इसको और ध्यान रखना। अब आओ आगे देखो, एक और देखते हैं, आगे और चीजें देखते हैं। अब हमारे पास ये तो पहला था, ये तो हाइड्रोकार्बन से पहला रिएक्शन था। हाइड्रोकार्बन का दूसरा रिएक्शन है भाई, वो क्या है वो भी देख लो। वो हमारा है बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, है ना, बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अब यहाँ देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या होगा सेकंड केस में, जब हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पे जाएंगे तो हमारे पास एक कंपाउंड होगा टॉलिन, टॉल्वीन, ठीक है, इसका नाम होता है टॉलिन। ठीक है भाई, हाँ। अब इसमें हम क्या ऐड कर देते हैं, हम इसमें ऐड कर देंगे Fe+Cl2, Fe+Cl2, ठीक है। या फिर इसमें तुम एक और चीज भी ऐड कर सकते हो, तुम इसको ऐसे कर लो कि Cl2 ऐड कर दो इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, Cl2 को ऐड कर दो इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3। इन दोनों के दोनों केसेस में, इस केस में क्या होगा, इस केस में जो क्लोरीन है तुम्हारा CH3 यहाँ पे है, तो एक बार जो क्लोरीन है वो यहाँ ऐड होगा, ठीक है, क्योंकि टॉलिन जो होता है वो ऑर्थो एंड पैरा डेरिवेटिव है, तो यहाँ पे बनेगा मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि ये जो है तुम्हारा कौन सा है, ये पैरा प्रोडक्ट है, पैरा प्रोडक्ट, ठीक है बाबू, पैरा क्लोरोटोलिन है ये, ठीक है। और एक बनेगा तुम्हारा यहाँ पे एक और कंपाउंड जो कि माइनर प्रोडक्ट बनेगा, जिसमें CH3 यहाँ पर होगा और Cl यहाँ पे, इसको बोलते हैं हम माइनर प्रोडक्ट, क्यों, और ये होता क्या है, ये ऑर्थो पोजिशन है या फिर ऑर्थो प्रोडक्ट है, ठीक है बाबू, ये ऑर्थो प्रोडक्ट है। आई होप ये समझ में आया होगा, ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। इसमें जो पैरा वाला होता है वो स्टेबल होता है और जो माइनर होता है वो ऑर्थो वाला होता है, इसमें भी सेम ही है, ये दोनों रिएजेंट वी कैन यूज, ठीक है, वी कैन यूज दिस और दिस, वी कैन यूज दिस और दिस, ठीक है, और दोनों ही स्टेबल है, ठीक है, मतलब दोनों में ही प्रोडक्ट मेजर वाला ही स्टेबल बनेगा, ठीक है, बनेगा सेम ही प्रोडक्ट, मेजर वाला स्टेबल, मेजर वाला पैरा वाला कंपाउंड होता है। पैरा वाला कंपाउंड क्यों स्टेबल होता है, कई बार क्वेश्चन आएगा कि पैरा वाला कंपाउंड क्यों स्टेबल होता है, तो देखो यार क्या होता है, पैरा कंपाउंड को तुम हवा में देखो तो यहाँ पे ऊपर लग रहा है CH3 और यहाँ नीचे लग रहा है पैरा, तो अगर मैं इसको काट दूं किसी भी एंगल से, मैंने इसको इस तरीके से कट किया है, ठीक है, तो क्या होगा, क्या समझ में आया कि सर इसको जैसे आप काटोगे तो इसमें सिमेट्री आएगी, मैं दिखाता हूँ तुम्हें, देखो हमने लिया एक पैरा कंपाउंड, दिस इज द CH3 एंड दिस इज द Cl, ठीक है बाबू। अब अगर मैंने इसको कट किया है, लेट्स से दिस इज हाउ आई कट इट, तो वी कैन सी दैट कि जो लेफ्ट हैंड साइड की चीजें हैं और जो राइट हैंड साइड की चीजें हैं वो क्या है, सेम है, सेम है। इसका मतलब है कि इस कंपाउंड में सिमेट्री आ रही है, इस कंपाउंड में क्या आ रहा है, सिमेट्री आ रही है, तो जिस कंपाउंड में सिमेट्री आती है वो क्रिस्टल लैटिस में अच्छे से फिक्स हो पाता है और इसकी वजह से उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो दिस वाज द सेकंड प्रिपरेशन। अब यहाँ पे कुछ चीजें मैं बताना चाहता हूँ तुम्हें, तो एक स्लाइड और ऐड करते हैं, हमें कुछ चीजें यहाँ पे समझानी है तुम्हें, नोट पॉइंट है, नोट पॉइंट, ठीक है। अब ये जो रिएक्शन I2 के साथ होता है, ये जो रिएक्शन हुआ है ना, ये रिएक्शन तुम क्लोरीन वाले कंपाउंड के साथ करा सकते हो, ब्रोमीन के साथ भी करा सकते हो, सेम और सिमिलरली विद ब्रोमीन, सिमिलरली विद ब्रोमीन। क्या लेंगे सर जी रिएजेंट, तो लोगे Br2 प्लस Fe, ये ले लो, या फिर Fe Br3 प्लस Br2, दोनों में ही सेम प्रोडक्ट बनेगा, एक बार मेजर वाला ब्रोमीन का प्रोडक्ट और एक बार माइनर वाला ब्रोमीन का प्रोडक्ट। केस क्या है यहाँ पे सर, अब जब तुम यहाँ पे यूज करोगे आयोडीन और जब तुम यूज करोगे फ्लोरीन, तो ध्यान रखना फ्लोरो वाला कंपाउंड इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि फ्लोरो वाला कंपाउंड जो है वो फ्लोरीन बहुत ज्यादा छोटी है, ठीक है, और बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो जो रिएक्शन होता है ना वो बहुत ज्यादा विग्रस हो जाता है, ठीक है, और वहां पे क्या होता है, एक्सप्लोजन के चांसेस बन जाते हैं, इस वजह से फ्लोरीन वाला रिएक्शन नहीं हो पाता है, तो यही लिखना है तुम्हें, ठीक है। देखो देखो मैं समझा रहा हूँ, नोट, ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी, ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी of fluorine fluoro compounds are not formed, fluoro compounds are not prepared by this method, prepared by this method, ठीक है, by this method। तो हम लोग फ्लोरो कंपाउंड नहीं बना पाते, क्यों, क्योंकि बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है और एक्सप्लोजन हो जाएगा, ठीक है, एक्सप्लोजिव नेचर, एक्सप्लोजिव नेचर। आ गई बात समझ में, तो ये हो गया, इस वजह से हम उसको नहीं बना पाते हैं, ठीक है जी। अच्छा, तो फिर और एक और, ये तो हो गया फ्लोरीन की बात, ये तो हो गई फ्लोरीन की बात, है ना। अब अगर हम बात करें व्हाई नॉट विद क्लोरीन,
नहीं, क्लोरीन के साथ तो होता ही। व्हाई नॉट विद आयोडीन? ठीक है, अब आयोडीन के साथ क्या होता है देखो, रिएक्शन विद I2, रिएक्शन विद I2, क्योंकि मैं समझा देता हूँ पहले, फिर लिखवा देता हूँ। I2 के साथ रिएक्शन में क्या होता है, I2 जो है बहुत अच्छा जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो ये जो I2 के साथ रिएक्शन होती है रिवर्स हो जाती है। रिएक्शन रिवर्स होने का रीजन ये है कि बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वहां पे हमें कोई ना कोई रिड्यूसिंग एजेंट डालना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात? तो यहाँ पे क्या होता है, रिएक्शन विद I2 आर रिवर्सिबल, आर रिवर्सिबल इन नेचर। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दिस विल नीड, दिस रिएक्शन नीड द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, और वो ऑक्सीडाइजिंग, क्योंकि यहाँ पे से HI बन के बाहर निकलेगा, HCl बना था ना पहले प्रोसेस में, उसी तरीके से बिकॉज यहाँ पे जो HI बनेगा, HI फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन, HI फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन, इन दिस रिएक्शन, वो जो HI फाउंड हुआ है उसको क्या करेगा ये ऑक्सीडाइज कर देगा। कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होगा वो HI को ऑक्सीडाइज कर देगा, वरना ये HI जो है इस रिएक्शन को रिवर्स कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आई गेस मैं तुम्हें समझा पाया हूँ कि क्या हुआ। तो ये हो गई हमारे पास प्रिपरेशन। अब कुछ नेमिंग रिएक्शन है, ये भी बताता हूँ। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में अब हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है ये, अभी मैं बताता हूँ एक दो चीजें और। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है वो एक रिएक्शन है तुम्हारी सैंडमेयर रिएक्शन। ठीक है, सैंडमेयर्स रिएक्शन। अब आ जाओ यहाँ बात समझो, आ जाओ यहाँ पे बात समझो। अब ये भी जो है ना तुम्हारा इसी का पार्ट है। ये जो भी हमने किया है हाइड्रोकार्बन में, सबसे पहले हमने फ्री रेडिकल पढ़ा, फिर हमने पढ़ा इलेक्ट्रोलिटिक सॉरी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें हमने देखा कि फ्लोरीन Fe के साथ जो हम लोगों ने Cl लिया, Fe के साथ Br लिया, इन दोनों में क्या हुआ। लेकिन Fe के साथ I2 या फिर Fe के साथ जो है हम लोग फ्लोरीन क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि इन केसेस में क्या होता है, फ्लोरीन हाईली रिएक्टिव है, एक्सप्लोसिव नेचर का हो जाएगा। आयोडीन क्या होता है, क्योंकि HI बनाएगा और भाई साहब वो जो है बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो हमें उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी, है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी हमें, तो इस वजह से वो रिएक्शन नहीं हो पाती। अब आ जाओ सैंडमेयर रिएक्शन पे। अब सैंडमेयर रिएक्शन भी हाइड्रोकार्बन का ही पार्ट है, लेकिन तीसरा पार्ट क्या होता है सैंडमेयर रिएक्शन में। सैंडमेयर रिएक्शन में हम लोग रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, समझना बात को, हम लोग रिएक्शन स्टार्ट करते हैं एनिलीन से। एनिलीन अब तक तुम समझ चुके हो यार, ये वन शॉट की क्लास चल रही है, अगर तुम्हें नहीं आता तुम छोड़ के जा सकते हो वीडियो। ठीक है, तुम्हारे लिए है भी नहीं वीडियो। ठीक है, हमारे पास क्या है जी, एनिलीन, एनिलीन। अब एनिलीन में हम क्या डालेंगे, एनिलीन में हम डालते हैं NaNO2 प्लस HCl, NaNO2 प्लस HCl। यहां से बनता है हमारे पास H, यहां से बनता है हमारे पास HNO2। ठीक है, HNO2। ठीक है, अच्छा ये जो चीज होती है ना, ये जो चीज है ये कहलाती है, इसकी वजह से होता है डायोटाइजेशन। इसकी वजह से क्या होता है, डायोटाइजेशन। ठीक है, डायोटाइजेशन का मतलब होता है डाइजोनियम सॉल्ट बनना। ठीक है, यहां से क्या होता है, ये डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट होता है। बेंजीन रिंग के ऊपर में N2 पॉजिटिव होता है और X नेगेटिव होता है, N2 पॉजिटिव और X नेगेटिव। इसको हम लोग कहते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसको हम लोग कहेंगे बेंजीन, अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे क्योंकि हैलोजन है तो हम लोग इसको कहते हैं बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड, बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड। अब इसके बाद हमें जैसे रिएक्शन को मोल्ड करना है हम कर सकते हैं। यहाँ पे अब क्या करता हूं मैं, यहाँ पे मैंने अगर मान लो मैंने यहाँ पे डाल दिया होता CuCl2, Cu2Cl2। ठीक है, Cu2Cl2। ठीक है, या फिर अगर मैंने इसमें डाल दिया होता Ki और इसको शेक कर दिया होता, तो यहाँ हमारा बन जाता बेंजीन रिंग, उसके ऊपर में आयोडीन। यहाँ पे ये बन जाता बेंजीन रिंग, उसके ऊपर में Cl। आ रही मेरी बात समझ में, आ रही बात समझ में? तो याद रखना है इसको कि अगर ये जो तुम्हारा पहला वाला है ना, इसी को कहते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। इसी को क्या कहते हैं, सैंडमेयर रिएक्शन। हमारे पास दो रिएक्शन है, एक गटरमैन रिएक्शन, एक सैंडमेयर रिएक्शन है। तो ध्यान रखना दोनों सेम ही रिएक्शन होती है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, गटरमैन रिएक्शन एंड सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन में बस इतना सा है कि जो सैंडमेयर रिएक्शन है तुम्हारा, ठीक है, जो सैंडमेयर रिएक्शन है तुम्हारा, उसमें क्या होता है भैया, उसमें हमारे पास होता क्या है कि हमारे पास बनता है Cu2Cl2, और उस वाले जो हमारे पास गटरमैन रिएक्शन है उसमें हम लोग कॉपर पाउडर लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है इसमें, बस इतना ही हमें याद रखना है इसमें, और कुछ खास बात तो मुझे बतानी नहीं है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट मेथड पे आते हैं। नेक्स्ट मेथड है हमारा फ्रॉम अल्कीन, फ्रॉम
अल्कीन। अब देखो इसमें क्या है, रिएक्शन में अल्कीन उठा लो कोई सा, लेकर CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब मेरी बात को समझना, ये हमारा चौथा मेथड है। हमने 3-4 मेथड्स पढ़ लिए हाइड्रोकार्बन के। पहला फ्री रेडिकल हैलोजनेशन वाला, दूसरा वाला हम लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तीसरा वाला जो हम लोगों ने पढ़ा वो कौन सा था, अभी जस्ट हम लोगों ने किया पीछे। और इसके बाद जो चौथा हम लोगों ने पढ़ा वो कौन सा है, हमारा फ्रॉम अल्कीन है। जो तीसरा हम लोगों ने पढ़ा वो सेडमेयर रिएक्शन है, ठीक है। सेडमेयर रिएक्शन और गटरमैन रिएक्शन सेम होती है ऑलमोस्ट, ठीक है, बस ये ध्यान रखना। तो फ्रॉम अल्कीन क्या होता है, हमने इसको ऐसे ब्रेक किया। देखो छोड़ो इसको, ब्रेक वेक मत समझो तुम। अभी ऐसे समझो कि अगर हमने अल्कीन ली है और इसके अंदर में हमने क्या कर दिया, इसके अंदर में हमने HCl डाल दिया, ठीक है। इसको तुम कह सकते हो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड HX, है ना। हाइड्रोजन ऑफ सॉरी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड HX का एडिशन कर रहे हो। तो अब मेरी बात को समझो जरा कि अगर हमने HX का एडिशन करना है, तो यहाँ पे से H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव टूट जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब अगर क्योंकि ये हम दिख रहा है हमें ये सिमेट्रिकल अल्कीन है बाबू, ये क्या है, सिमेट्रिकल अल्कीन है, तो सिमेट्रिकल अल्कीन है तो तुम किधर भी H ऐड करो, किधर भी क्लोरीन ऐड करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो CH2Cl, यहाँ पे CH2H, समझ में आई बात, CH2H एंड CH2Cl, यहाँ पे हमने किधर भी ऐड कर दिया, हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सवाल आता है जब हमारे पास होगा क्या, सवाल आता है कि जब हमारे पास होगी अनसिमेट्रिकल अल्कीन, क्या होगा सर जी, अनसिमेट्रिकल अल्कीन। तो इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल अल्कीन लाइक CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, we can see that in this case there is an unsymmetrical alkene। तो यहाँ पे क्या होगा, जब तुम HX को ऐड करोगे बाबू, तो यहाँ ध्यान रखना कि इसमें होता है एक फैशन जिसको हम लोग कहते हैं मार्कोव-निको फैशन, मार्कोव-निको फैशन, मार्कोव-निको फैशन कहो, मार्कोव-निको रूल कहो, मार्कोव-निको रिएक्शन कहो, जो कहना है कह सकते हो। इसमें ये कहता है कि द हाइड्रोजन पार्ट, द H पॉजिटिव पार्ट will go to the carbon, H positive part will go to the carbon which has more number of hydrogen, जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है, जो हमारा हाइड्रोजन है वो उसके पास चला जाएगा। मतलब क्या होगा सर जी, मतलब ये होगा कि CH3 देन CH देन सिंगल बॉन्ड टूट चुका है, CH2 ये H आकर के लग गया और जो X बचा हुआ था वो यहाँ आकर के लग जाएगा। दिस इज द कंपाउंड फॉर्म। अब यहाँ पे इसका जो, अच्छा एक और दूसरा कंपाउंड भी यहाँ पे फॉर्म होगा, CH3 CH, यहाँ पर H और देन CH2 एंड देन यहाँ पर X, ठीक है। ये दोनों ही कंपाउंड बनेंगे हमारे, क्या होगा, ये दोनों ही कंपाउंड जो है हमारा बनेगा, ठीक है। बट ये जो कंपाउंड होगा ये माइनर कंपाउंड होगा तुम्हारा, ये जो कंपाउंड होगा मेजर कंपाउंड होगा तुम्हारा, ठीक है। ये जो कंपाउंड होगा क्या होगा, मेजर होगा। क्यों हुआ ऐसा, अगेन सेम रीजन। यहाँ पे जब तुमने इंटरमीडिएट से बनाया होगा, देखो यहाँ पे रिएक्शन लिखवाई है मैंने, देखो ये हमारे पास है हमने क्या किया, H पॉजिटिव एसिडिक मीडियम में इसको रिएक्शन करवाया, जिसकी वजह से ये H जो है यहाँ पर जाके चिपका और यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूट गया। तो इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे हमने जो यहाँ जैसे हमारे पास H पॉजिटिव था और Br नेगेटिव था, तो पहले H पॉजिटिव जो है उस पे ये जो डबल बॉन्ड है अटैक करता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और H जो है आकर के यहाँ लग जाएगा और दूसरे स्टेप में Br जो है वो तुम्हारा ऐड हो जाएगा। अब मेरी बात को गौर से सुनना, देखो दो केसेस है, एक बात जो मैं फिर से दिखाता हूँ तुम्हें देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे दो केसेस है। एक केस तो तुम्हारा ये था कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ जनरेट हो जाए, ये वाला कार्बन जो है ऐसा टूटे बॉन्ड, या तो पॉजिटिव चार्ज इस साइड जनरेट हो जाए, दोनों तरफ जनरेट हो सकता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है जी। तो मान लिया हमने कि यहाँ जब जनरेट हुआ है और यहाँ जब जनरेट हुआ है, तो तुम देख सकते हो कि दिस इज द 2 डिग्री का कार्बन, दिस इज द 1 डिग्री का कार्बन, एंड एज आई टोल्ड यू कि कार्बोकैटायन 3 डिग्री का सबसे ज्यादा स्टेबल, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। तो यहाँ पे ये वाला ज्यादा स्टेबल है ना, तो ये जो प्रोडक्ट होगा ये क्या हो जाएगा जी, जो स्टेबल प्रोडक्ट होता है वो मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। जो स्टेबल प्रोडक्ट होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक। अब आते हैं दो रिएक्शंस और है हमारे पास। अब जो हमारे पास क्या है, हमारे पास दो रिएक्शंस और है अब हमारे पास है दो रिएक्शन और, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, जिसका नाम है, टॉपिक का नाम है हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन क्या है भाई, तो समझो। देखो हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन में क्या होगा, हैलोजन चेंज हो जाएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, सबसे आसान, ठीक है। हमारे पास जैसे हमारे पास दो रिएक्शन है, इसमें दो टाइप का, एक हमारा फिंकलिस्टन रिएक्शन है, एक हमारा क्या है, फिंकलिस्टन रिएक्शन है, और दूसरा हमारा क्या है, स्वार्ट्ज रिएक्शन है। क्या है दूसरा, स्वार्ट्ज रिएक्शन है।
अब जो फिंक्लिस्टन रिएक्शन है भैया और जो स्वार्ट्ज रिएक्शन, इन दोनों में देखो, फिंक्लिस्टन रिएक्शन में क्या होता है, CH3 CH2 देन Cl। इसमें हम लोगों ने NaI डाला है इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। एसीटोन होता है CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH3, एसीटोन के प्रेजेंस में। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन एक्सचेंज हो जाएगा, ये बनेगा CH3 CH2I प्लस NaCl। अब ये जो NaCl है ये नीचे बैठ जाएगा PPT बन के, समझे, नीचे बैठ जाएगा। फिंक्लिस्टन रिएक्शन में क्या होता है, F फॉर फिंक्लिस्टन बट F फॉर फ्लोरीन नहीं होता ना, तो यहाँ पे फ्लोरीन का एक्सचेंज नहीं होता है, यहाँ पे आयोडीन आता है, ठीक है, यहाँ पे आयोडीन आता है। और इस केस में क्या होगा, तुम्हारे पास गिवन होगा CH3 CH2 Br, AgF2 ले लो AgF ले लो, या फिर Hg2F2 ले लो। ये दोनों क्या है, मेटालिक फ्लोराइड। क्या है दोनों, मेटालिक फ्लोराइड है। मेटालिक फ्लोराइड के प्रेजेंस में इस रिएक्शन को कराओगे तो यू विल गेट CH3 CH2 एंड फ्लोरीन, CH3 CH2 एंड फ्लोरीन। ये कंपाउंड बनेगा बाबू, ये कंपाउंड बनेगा। आ रही बात समझ में? तो याद रखने की निंजा टेक्निक ये है कि फिंक्लिस्टन रिएक्शन में फ्लोरीन नहीं होगा, आयोडीन आएगा। फिंक्लिस्टन रिएक्शन में फ्लोरीन नहीं आएगा, आयोडीन आएगा। और स्वार्ट्ज रिएक्शन के अंदर में आयोडीन नहीं, फ्लोरीन आता है। और इस केस में हम लोग क्या लेते हैं, AgF मेटालिक फ्लोराइड लेते हैं। इस केस में हमने एसीटोन क्यों लिया, क्योंकि यहाँ ध्यान रखना कि NaI जो है, NaI जो है हमारे पास कंपाउंड इज सॉल्युबल, NaI इज सॉल्युबल इन एसीटोन बट NaCl नॉट। या फिर अगर तुम Br ले लेते होते तो NaBr भी इसमें सॉल्युबल नहीं होता, इस वजह से हमने एसीटोन लिया था, ठीक है। NaI तो सॉल्युबल होता है, डिसॉल्व है, रिएजेंट सबस्ट्रेट के साथ है, लेकिन जब तुमने इसको रिएक्शन करवाई तो फाइनल प्रोडक्ट में तुम्हें वो नहीं मिलेगा, रिएक्ट नहीं हुआ होगा, ठीक है। चलो आई होप ये भी बात समझ में आ गई होगी मेरी। तो यही चीज यहाँ पे लिख दी है हमने, दो रिएक्शन आपको समझा दिया गया। चलिए भैया, अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना नेक्स्ट पार्ट, ठीक है, जो कि अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इसमें हम लोग करेंगे रिएक्शंस। इसमें हम लोग क्या करेंगे, रिएक्शंस। अब केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो शीट लगा दिया जाए थोड़ी सी। चलो भाई, तो यहाँ पे हम लोग जो है लगा लेते हैं शीट, ठीक है। चलिए, अब जो डिस्कस करना है हमें टॉपिक, वो है प्रॉपर्टी ऑफ हेलोएल्केन, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी वगैरह, एंड क्या क्या चीजें हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। दिस इज द सेकंड पार्ट, दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। तो बस थोड़ा सा हम लोग जो है 2-3 मिनट के लिए रुकते हैं, फिर हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, है ना। ब्लू वाला केबल। चलिए भाई, तो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोग यहाँ से भी जो है फिर से अपना अच्छे से शीट लगा चुके हैं हम लोग इधर, है ना। तो अच्छे से इसको समझते हैं। चलिए, कुछ चीजें बतानी है मुझे, तो उसको देख लो। अब अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक इस तरीके का है कि अगर हम बात करें ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड की, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड की, या फिर ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात करते हैं ना। क्या बात कर रहे हैं हम लोग, ऑप्टिकल एक्टिविटी की। ऑप्टिकल एक्टिविटी, क्या बताना चाहता हूं मैं ऑप्टिकल एक्टिविटी में, ये समझो। देखो भैया, ऑप्टिकल एक्टिविटी में मैं क्या बताना चाहता हूँ वो समझो। ऑप्टिकल एक्टिविटी में क्या होगा कि दो तरीके का कंपाउंड होगा, ठीक है। एक होगा ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, और एक होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड, एक होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। समझ रहे हो, एक हमारे पास ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है, दूसरा हमारे पास ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है। अब यहाँ पे क्या होता है, देखो, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, जैसे हम लोगों ने एक सोर्स लिया है, ठीक है। अब सोर्स से हमने एक लाइट ली है, ठीक है, सोर्स से लाइट निकल रही है, ठीक है, लाइट निकल रही है। इसको हमने प्रिज्म से पास किया है। अब ये प्रिज्म से पास करने के बाद हमारे पास प्लेन पोलराइज्ड लाइट बन जाती है। प्रिज्म से पास करने के बाद क्या होता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट बन जाती है। अब जब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट बन गई तो हम इससे उसके भी कोई कंपाउंड से पास करेंगे, ठीक है। और हमने ऑलरेडी देख रखा है कि ये जो कंपाउंड है
अब इस कंपाउंड से पास करने के बाद दो कंडीशन हो जाएगी, या तो ये जो लाइट है या तो वो लेफ्टवर्ड घूम जाएगी, है ना, लेफ्टवर्ड, और या तो ये लाइट जो है राइटवर्ड घूम जाएगी, है ना, या तो लेफ्टवर्ड घूम जाएगी या तो राइटवर्ड घूम जाएगी, दो केसेस होंगे। तो अगर ये घूम गई है तो हम इसको कहते हैं कि ये जो राइटवर्ड घूमी है इसको हम कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और ये जो अगर लेफ्टवर्ड घूमी है तो हम इसको कहते हैं लीवियो रोटेटरी, लीवियो रोटेटरी और डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है, लीवियो रोटेटरी और डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो इस तरह की कंपाउंड जिसमें हम लोगों का बेसिकली रिएक्शन हुई है, जिसमें हम लोगों की बेसिकली रिएक्शन हुई है लीवियो रोटेटरी और जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, तो ये होता है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ठीक है। और अगर ये कंपाउंड मान लो, और अगर ये कंपाउंड मान लो कि ये जो कंपाउंड होता, ये लाइट जो है वो एज इट इज रह जाती, तो ये होता ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। इसका मतलब क्या समझ में आया सर? इसका मतलब ये समझ में आया कि कंपाउंड जो है वो लाइट जो घुमा रहा है उसमें दो चीजें हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जो है वो लाइट को जो है लेफ्टवर्ड या राइटवर्ड घुमाएगा, और जो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है वो लाइट को घुमाएगा ही नहीं, वो एज इट इज लाइट को छोड़ देगा, ठीक है। ये मेरी बात अच्छे से समझ में आनी चाहिए। अब इसके बाद एक टॉपिक आता है कायरल कार्बन। क्या आता है भाई? कायरल कार्बन। सवाल यहाँ पर ये है कि कार्बन क्या होता है? कार्बन, वी हैव सीन दैट कार्बन की 4 वैलेंसीज होती हैं। तो कायरल कार्बन आर दोस कार्बन्स व्हिच, या फिर एसिमेट्रिक कार्बन, इसको हम लोग और क्या कह सकते हैं, और इसको हम लोग कहते हैं एसिमेट्रिक कार्बन, एसिमेट्रिक कार्बन। इसमें क्या होता है भाई? इसमें ये होता है कि जो तुम्हारे पास कंपाउंड है जैसे कार्बन है, उनकी जो 4 की 4 वैलेंसी है, जैसे ये कोई X है, ये कोई Y है, ये कोई Z है और ये कोई P है। So all the valencies of carbon are different. मतलब X does not equals to Y, does not equals to Z, does not equals to P. Is the case in which we say that this carbon is chiral. This carbon is chiral. ठीक है, तो ये जो हमारा कार्बन है वो क्या हो जाएगा भैया? वो हमारा कायरल कार्बन हो जाएगा, ठीक है। चलो, इसके बाद इसमें आती है एक चीज एनांशियोमर्स और एक चीज आती है डायस्टीरियोमर्स, ठीक है। एनांशियोमर्स और एक आता है हमारे पास डायस्टीरियोमर्स। इनैंशियोमर और डायस्टीरियोमर। इनैंशियोमर्स क्या होता है भाई? ये स्टीरियो आइसोमर्स है। क्या है? स्टीरियो आइसोमर्स विद नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, विद नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, इम्पोजिबल मिरर इमेज। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज का मतलब ये है कि जब तुमने इस कंपाउंड को, कोई तो कंपाउंड देखा तुमने, लेट्स से ये कंपाउंड, ठीक है, इसकी तुमने इमेज बनाई, और वो इमेज इस इमेज को अगर ऊपर, इस इमेज के अगर ऊपर बैठ जाती है, जैसे ये मेरे दोनों हाथ है ना, यू सी दैट कि ये दोनों हाथ बैठ गया, राइट, सी, है ना। तो ये अगर मैंने ये, जैसे अगर मैंने ये अपना हाथ लिया, इसकी इमेज बनाएंगे तो ये आएगी, इमेज आएगी, आएगी। अब मैं इसको इसके ऊपर लेकर के आता हूँ, ठीक है, समझना, ये जो चीज है इसको उठाया एज इट इज, ठीक है, ये देखो। तो हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि अगर मिरर इमेज, जो भी मिरर इमेज बनी है, वो पहले वाली इमेज के ऊपर सुपर इम्पोज कर जा रही है, कंप्लीटली ढक दे रही है उसको, अगर सुपर इम्पोज कर जा रही है तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है, ठीक है, ठीक है, अब समझो। और अगर ऑप्टिकली इनएक्टिव देखना है तुम्हें, तो वो सुपर इम्पोज नहीं करेगी। स्टीरियो आइसोमर्स विद नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, जो सुपर इम्पोज नहीं की हुई उसको हम एनांशियोमर्स कहते हैं। और डाई स्टीरियोमर्स क्या होता है भैया? जो स्टीरियो आइसोमर्स मिरर इमेज ही ना हो, स्टीरियो आइसोमर्स विद, सॉरी, which are not mirror image, not mirrर इमेज, वो मिरर इमेज ही नहीं होंगे, ठीक है। स्टीरियो आइसोमर्स विच आर नॉट मिरर इमेज, वो मिरर इमेज ही नहीं है। अगर वो मिरर इमेज ही नहीं है तो सुपर इम्पोज तो दूर की बात आ गई, ठीक है। अब एक एग्जांपल देखो मैं क्या कह रहा हूँ। कायरल कार्बन, जितने भी कायरल कार्बन वाले कंपाउंड होते हैं वो जनरली ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, क्योंकि उनकी जो मिरर इमेज है ना वो सुपर इम्पोज नहीं कर पाती है। समझो मेरी बात को समझना। जैसे अगर हमारे पास यहाँ पर एक्स है, यहाँ पे वाई है, यहाँ पे जेड है और यहाँ पे पी है, ठीक है। अब मैं इसकी मिरर इमेज बनाता हूँ, तो हमें पता है ये अगर मिरर है, हमारे पास, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे कार्बन होगा, ठीक है, यहाँ पे एक्स होगा और यहाँ पे नीचे पी होगा। बट ये दोनों जो चीजें होंगी ये चेंज कर गई होगी, इस साइड अब वाई बन गया होगा और इस साइड अब जेड हो गया होगा, ठीक है। और अगर मैं इस इमेज को, इस पूरी जो इमेज बनी है इसको उठा करके इसके ऊपर बैठाने की कोशिश करूं, तो वी कैन सी दैट कि जो z है वो y पे बैठ रहा है ना, जो z है वो y पे बैठ, इसका मतलब है दीज आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, दीज आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। और जो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होती है वो कायरल, वो हमारा ऑप्टिकली एक्टिव होती है, ऑप्टिकली एक्टिव होती है, ठीक है।
अच्छा, ऑप्टिकली एक्टिव होती है। आओ देखो, थोड़ा और देखते हैं इसको। मतलब सर आपने ये कहा कि नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज जो होंगी वो कायरल मॉलिक्यूल होगा। वो क्या होगा? कायरल मॉलिक्यूल होगा। और क्योंकि वो कायरल मॉलिक्यूल होगा तो वो हमारा क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ऑप्टिकली एक्टिव हो, समझे? वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हो। बात आ गई मेरी समझ में? समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये हो गई हमारी पूरी स्टोरी। ठीक है, चलो अब देखो क्या हो रहा है। अब इससे आगे आते हैं थोड़ा, तो प्रॉपर्टीज ऑफ, अब कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। यहां तक तो हम लोगों ने जो भी समझा है इसको याद रखना है अभी के लिए। अब हम कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। तो अब देखो दो तीन तीन फिजिकल प्रॉपर्टीज ही हर चैप्टर में पढ़ाऊंगा मैं ऑर्गेनिक के पूरे चैप्टर्स में। सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो है हमारी क्या? वो है हमारा सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी। तो देखो बाबू एक बात समझो, पोलर कंपाउंड्स, यहां से एक चीज समझना, पोलर कंपाउंड जो होता है, जो चार्ज कंपाउंड होगा, पोलर कंपाउंड जो होता है वो चार्ज कंपाउंड होता है। और पोलर कंपाउंड चार्ज कंपाउंड, पोलर डिसॉल्व पोलर, है ना? पोलर डिसॉल्व्स पोलर, डिसॉल्व्स पोलर। और नॉन पोलर डिसॉल्व नॉन पोलर। ठीक है, तो चार्ज कंपाउंड जो होते हैं वो सिर्फ चार्ज कंपाउंड को डिसॉल्व करवा पाएंगे। चार्ज कंपाउंड जो होंगे वो क्या करेंगे? सिर्फ चार्ज कंपाउंड को डिसॉल्व करवा पाते होते हैं। ठीक है, इसका मतलब है अगर हम बात करें सॉल्युबिलिटी की, तो जो हमारा हेलो एल्केन या हेलो एरिन उनमें चार्ज है लेकिन बहुत कम चार्ज है। ठीक है, इस वजह से वो बहुत ही ज्यादा ना के बराबर सॉल्युबल, ना के बराबर। तो कह सकते हैं कि हेलो एल्केन्स आर लीस्ट और दे आर इनसॉल्युबल इन पोलर कॉन्वेंट। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन जो है अपने पेरेंट हाइड्रोकार्बन से तो ज्यादा सॉल्युबल है, अपने पेरेंट हाइड्रोकार्बन से ज्यादा सॉल्युबल। अब ये पेरेंट हाइड्रोकार्बन क्या है? जैसे देखो अगर मेरे पास एक CH3 था, CH2 था, ये CH3 था, ये एक कोई हाइड्रोकार्बन था। मैंने इसमें क्या किया? इसमें मैंने रिएक्शन करवाई Cl2H के साथ में, जिसकी वजह से CH3 CH2 एंड Cl बन गया। अब इसमें चले मत जाना यार, मेजर माइनर प्रोडक्ट में एक एग्जांपल ले लो, ये बन गया। अब ये जो चीज बनी है ये अल्काइल हैलाइड है और ये हाइड्रोकार्बन थी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत चार्ज है, थोड़ा बहुत चार्ज है। तो अपने पेरेंट हाइड्रोकार्बन के हिसाब से थोड़ा सा तो ये सॉल्युबल होगा, पेरेंट हाइड्रोकार्बन के कंपैरिजन में थोड़ा सा तो ये सॉल्युबल होगा, कंप्लीटली नहीं होगा, थोड़ा सा तो होगा सॉल्युबल। ठीक है, तो ये याद रखना। तो पहली चीज सॉल्युबिलिटी, इनसॉल्युबल होता है जनरली हेलो एल्केन हेलो एरीन। ठीक है, इनसॉल्युबल होता है। दूसरा क्या समझ में आया सर? दूसरा ये समझ में आता है कि एज द नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेस, दूसरा ये समझ में आता है हमें। चलो इसको हम लोग लेके चलते हैं उधर। अब यहां से ये समझ में आ रहा है कि एज एज द नंबर ऑफ कार्बन atom increases, carbon atom increases, the solubility छोड़ो, solubility डिक्रीज ही करेगी, the solubility decreases क्योंकि कार्बन का पार्ट, हाइड्रोफोबिक पार्ट जाता है, बिकॉज हाइड्रोफोबिक पार्ट becomes more and hence this is because it make it insoluble, है ना? this make it insoluble। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा कि एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है हमारा इंक्रीज कर रहा है तो सॉल्युबिलिटी जो हमारी क्या होगी? डिक्रीज कर रही होगी। खत्म बात। इसमें कुछ पूछना चाहते हो? चलो अब आगे आ जाओ। अब इसमें और आगे आते हैं। दूसरा पॉइंट होता है हमारा बॉइलिंग पॉइंट। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो है बॉइलिंग पॉइंट का। अब बॉइलिंग पॉइंट का दो चीज है। देखो जितना ज्यादा कार्बन इंक्रीज करेगा, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेस, number of carbon increases, the boiling point will increase, the boiling point will increase, boiling point क्या होगा? इंक्रीज करेगा। ठीक है, जितना ज्यादा कार्बन इंक्रीज होगा उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट हमारा इंक्रीज करेगा। ठीक है, चलिए अब इससे और थोड़ा आगे आ जाओ, थोड़ा और आगे आ जाओ। अब देखो क्या होता है, क्या होता है जैसे नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा हो, जैसे मेरे पास दो एग्जांपल लेता हूँ, CH3 CH2 CH3। ठीक है, चलो क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ हेलो एल्केन की तो ये रहा Cl। ठीक है, अच्छा, या फिर CH3 CH2 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 एंड CH2Cl। अब यहाँ देखो इन दो कंपाउंड्स को, तो इस दो कंपाउंड में तुम ये देख पाओगे कि यहाँ पे जो है सरफेस एरिया ज्यादा है, यहाँ पे सरफेस एरिया ज्यादा है। अब क्योंकि यहाँ पे सरफेस एरिया ज्यादा है, अब क्योंकि यहाँ पे सरफेस एरिया क्या है? ज्यादा है, तो इसको जो है बॉयल होने में ज्यादा टाइम लगेगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, है ना? क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है, सरफेस एरिया ज्यादा है, सरफेस एरिया ज्यादा होगा, वंडरवॉल फोर्सेस ज्यादा होंगी, वंडरवॉल फोर्सेस ज्यादा होंगी तो तुम्हें तोड़ने में टाइम ज्यादा लगने वाला है। बट इस केस में सरफेस एरिया कम है।
ठीक है, या कार्बन कम है तो वैन डर वाल्स फोर्सेस कम होंगी। अब एक पॉइंट यहाँ से और सीख के जाओगे, एक पॉइंट और यहाँ से सीख के जाओ कि अगर बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग के साथ में, ठीक है, अगर वो जो है हमारा वो किसका होता है, ब्रांचिंग के साथ में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर तुम्हारे पास एक कंपाउंड है जो कि इस टाइप का कंपाउंड है, ठीक है, वी कैन सी दैट कि ये स्ट्रेट चेन कंपाउंड है, मैंने इसको बनाया तुम्हारे को इसमें बनाया, ठीक है, CH3 देन CH2 देन CH2 देन CH3, ठीक है। अब लेकिन अगर ये कंपाउंड जो है तुम्हारे पास दूसरा कंपाउंड है CH3 CH2 CH3 और यहाँ पे CH3 होता। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस पहला कंपाउंड में नो ब्रांचिंग थी, लेकिन दूसरे कंपाउंड में देयर इज अ सिंगल ब्रांच, देयर इज अ ब्रांच। अब क्या होता है, ब्रांचिंग की वजह से जो है सरफेस एरिया घट जाता है, ब्रांचिंग की वजह से इंक्रीज इन ड्यू टू इंक्रीज इन ब्रांचिंग इंक्रीज इन ब्रांचिंग रिड्यूस इन सरफेस एरिया, रिड्यूस इन सरफेस एरिया घटता है ना, रिड्यूस इन सरफेस एरिया। अब क्योंकि सरफेस एरिया घटा है, रिड्यूस इन सरफेस एरिया घटा है तो वैंडरवाल फोर्सेस घटेगी, वैंडरवाल फोर्स डिक्रीज एंड हेंस इट इज इजी टू ब्रेक दिस कंपाउंड। मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो कम होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। आई गेस समझ में आ चुका होगा ये वाली पॉइंट में मेरी, ठीक है। और अगर हम बात करें डेंसिटी की, तो जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द कंपाउंड। जितना ज्यादा भारी कंपाउंड लोगे उतनी ज्यादा डेंसिटी होगी। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अभी मैंने बता दिया। मेल्टिंग पॉइंट में याद रखना कि जो पैरा कंपाउंड होगा ना उसका, मैं हेलोजन की बता रहा हूँ, पैरा कंपाउंड जो होगा उसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। सॉलिबिलिटी मैंने पीछे बता दिया। अब हम आते हैं मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, द केमिकल रिएक्टिविटी पार्ट। अभी जो पीछे मैंने तुम्हें समझाया था ऑप्टिकल एक्टिविटी वगैरह, वो यहाँ से रिलेटेड है। कैसे है देखो सबसे पहली बात की जो हमारा कंपाउंड है हेलोएल्केन एल्यूइन, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। न्यूक्लियोफिल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होता है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज या फिर न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो न्यूक्लियोफिल है ना, ये कैसे रिएक्ट करता है हेलोजन की तरफ, इसको देखना है, ठीक है। तो अब देखो जो हमारे पास बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो दो तरीके का होता है एक होता है SN1 मैकेनिज्म, एक होता है SN2 मैकेनिज्म, ठीक है। अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, तो बहुत तमीज से 10 मिनट और लेक्चर समझो अच्छे से, ताकि हमारा जो पहला पार्ट है। ऑलराइट, तो हम लोग देख रहे थे यहाँ पे SN1 एंड SN2, ठीक है। तो जो हम लोग ने डिस्कस किया था अभी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में, तो देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है, ये एलिमेंट्स जो होते हैं बेसिकली जो हमारे हेलोएल्केन्स हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़े। तो हेलोएल्केन्स जो है उनकी केमिकल प्रॉपर्टी में ये बात है कि वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। न्यूक्लियोफिल्स क्या होता है, मैंने भी जस्ट बताया। न्यूक्लियोफिल जो होता है वो हमारा क्या होता है, वो बेसिकली वो स्पीशीज होती हैं जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज होती हैं, इनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है। क्या है ये, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, ठीक है, रिच स्पीशीज। अब ये क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं कि भैया इनको न्यूक्लियस मिल जाए, ठीक है, इनको क्या मिल जाए, न्यूक्लियस मिल जाए। समझ में आ रही मेरी बातचीत। तो यहाँ पे देखो SN1 एंड SN2 दो तरीके का रिएक्शन होता है। मैं एक शीट ऐड करके तुम लोगों को अच्छे से समझा देना चाहता हूँ, यहीं पे क्लियर करते हैं इसको। एंड देखो समझना यहाँ पे बात कि हमारे पास SN1 एंड SN2 में क्या क्या चीजें होती हैं, बाकी डेफिनेशन तुम्हें मिल जाएगी यहाँ पे, ठीक है। SN1 रिएक्शन क्या है तुम्हारा, देखो इतना है कि ये जो हमारे लेक्चर चल रहे हैं ऑलमोस्ट 2 घंटे का लेक्चर होगा, इससे बाहर तुम्हें कुछ भी एग्जामिनेशन में दिखने के लिए नहीं मिलेगा। परफेक्ट 110% चीजें यहीं से आ रही है, तो इतना करके जाओ, ठीक है। और भी कुछ चीजें हैं जो एक्स्ट्रा मैं कोशिश करूंगा कि ये 2 घंटे जो जा रही है वो तो जा ही जाए, उसके अलावा भी कुछ चीजें और हैं, जैसे नेमिंग रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है, ठीक है। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज है, जो हमारे पास 3 फिजिकल चैप्टर उनके फॉर्मुला है, तो वो भी मैं कोशिश करूंगी धीरे धीरे प्रोवाइड करवा दूं, ठीक है। तो SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन हमारे पास दो तरह की रिएक्शंस है, ठीक है। अब देखो SN1 रिएक्शन क्या होता है, इसका नाम है यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। क्या नाम है इसका, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, ठीक है। अब क्योंकि ये यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है तो इसमें जो होता है, जो रेट होगा वो सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा, ओनली डिपेंड्स ऑन रिएक्टेंट, ठीक है। न्यूक्लियोफिल पे इससे कोई मतलब नहीं है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट, ठीक है। इसको न्यूक्लियोफिल से कोई भी मतलब नहीं है। इसके बाद अगर ये यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन होता है, यूनिमॉलिक्यूलर हो गया और रेट इसका जो है वो रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। अब ये तो हो गई काम की बातचीत, ठीक है, ये तो हो गई काम की बात। अब SN2 में देख लो, ये बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन हो जाएगा, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है।
और दूसरी चीज क्या होती है, जो रिएक्शन का रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट के, तो होता ही होता है, साथ साथ न्यूक्लियोफिल के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, साथ साथ क्या होता है, न्यूक्लियोफिल के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं तुमसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो समझना। अब यहाँ पे 2 मिनट 3 मिनट पेन कॉपी छोड़ दो भैया, स्क्रीन पे फोकस करो, वो तुम्हें अगर समझ में आ जाएगा तो मजे मजे फिर, है ना। तो हम लोगों ने एक और शीट ऐड कर ली। अब यहाँ देखो जरा क्या है अगर हैंडमेड नोट चाहिए होगा तो मैं पीपीटी भी प्रोवाइड कर दूंगा, हैंडमेड नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा नीचे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, तुम्हें ले लेना। अगर हम बात करें SN1, अब हम जा रहे हैं SN1 की मैकेनिज्म को समझने के लिए, ठीक है। तो मेरा जो फेवरेट है वो पर्सनली SN2 है, तो मैं पहले SN2 पढ़ाऊंगा फिर SN1 पढ़ेंगे, ठीक है। तो SN2 जो है उसका मैकेनिज्म समझो। अब यहाँ पे जो भी चीजें मैं लिख रहा हूँ बस इतना तुम्हें आनी चाहिए अच्छे से, देन यू आर द बॉस, ठीक है। SN2 जो रिएक्शन है, देखो यहाँ पे सबसे पहली बात, जो बाईमोलिकुलर और यूनिमोलिकुलर जो बुकिश चीजें थी वो मैंने बता दी, वो एग्जाम में आ जाएगा, लिख देना। बट उससे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हो तुम उसको, वो ये है कि SN2 लिखा हुआ 2 है ना, इसकी टेक्निक बता रहा हूं मैं, यार लिख के जाओ, याद करके जाओ, आएगा, ठीक है। SN2 जो है इसमें क्या होता है, क्योंकि यहाँ 2 लिखा हुआ है ना, तो इट इज अ काइंड ऑफ वन स्टेप रिएक्शन, इट इज अ वन स्टेप रिएक्शन, ठीक है, एक स्टेप का रिएक्शन होता है ये, वन स्टेप रिएक्शन। आ रही है मेरी बात समझ में, इट इज अ वन स्टेप रिएक्शन। क्या है, 2 लिखा हुआ है तो पहचान, जो 2 लिखा हुआ है तो 2 नहीं, वन स्टेप हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है SN2 में, क्या होता है कि देखो मैं बता रहा हूँ, पहले समझो एक हमारे पास कंपाउंड है, ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये जो मेरा ये पार्ट है ना पेंसिल का, इसको मान लो तुम CH3, और ये जो नेब वाला पार्ट है इसको मान लो X, हेलोजन, ठीक है। तो ये तुम्हें हेलोजन दिख रहा है, अल्काइल लाइट दिख रहा है जी, हाँ जी सर, अल्काइल लाइट दिख रहा है। ये जो X वाला पार्ट है ना, ये जो X वाला पार्ट है, गौर से सुनना, ये जो X वाला पार्ट है, ठीक है, और ये जो हमारा पूरा कार्बन वाला पार्ट है। तो न्यूक्लियोफिल क्या होता है, न्यूक्लियोफिल यहाँ आता है पीछे अटैक करने के लिए, न्यूक्लियोफिल पीछे आता है अटैक करने के लिए। कहाँ की बात हो रही है सर जी, SN2 की बात हो रही है। SN2 में न्यूक्लियोफिल, जैसे अज्यूम कर लेते हैं हम, तो कुछ देखो, हमने मान लिया कि ये जो हमारे पास है ये न्यूक्लियोफिल है। अब ये न्यूक्लियोफिल जो है ना, ये पीछे आके अटैक कर रहा है। जैसे ही न्यूक्लियोफिल अटैक करता है पीछे आकर के, ठीक है, अटैक करता है, ये वाला जो बॉन्ड है कार्बन और हेलोजन का, ये वाला जो बॉन्ड है कार्बन हेलोजन, ये वीक होता है, ठीक है, क्योंकि कार्बन साइमल्टेनियसली 4 ही बॉन्ड तो बना सकता है। तो कार्बन का एक बॉन्ड हेलोजन से, बाकी 3 बॉन्ड मीथेन के साथ। तो हम लोगों ने एक एग्जांपल ले लिया क्लोरोमीथेन का, तो क्लोरोमीथेन में क्या सिस्टम है कि 3 बॉन्ड हाइड्रोजन का, एक बॉन्ड हेलोजन का है। अब ये आया न्यूक्लियोफिल पीछे से अटैक करने यहाँ, जैसे ही इसने अटैक किया, कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड ऑलरेडी वीक था, हेलोजन बोला चल निकल यहाँ से, मैं निकलता हूँ बाहर। इसने यहाँ से बाहर निकला और ये न्यूक्लियोफिल आकर के लग गया। तो वी कैन सी दैट कि न्यूक्लियोफिल अटैक किया है पीछे से और वहीं जाकर के सब्स्टिट्यूट हो गया। तो जो नया कंपाउंड बना, अब ये हट गया मान लो। अब जो नया कंपाउंड बना वो कुछ ऐसा बना। तो जो नया कंपाउंड बना है उसकी कॉन्फ़िगरेशन उलट नहीं गई क्या, उलट तो गई। हमने जो चीज निकली थी वो यहाँ से निकली थी, ना, तो इसको आके यहाँ लगना चाहिए था, ऐसा तो हुआ नहीं, ये तो आके इधर लग गया, ठीक है। तो इस वजह से इसमें क्या होता है, कन्वर्जन जो होता है बेसिकली इन्वर्जन हो जाता है ना, प्रोडक्ट का इन्वर्जन हो जाता है, इन्वर्ट कर जाता है, घूम जाता है ना। समझ में आ रही बातचीत। तो ये वन स्टेप रिएक्शन क्यों है, अब वन स्टेप रिएक्शन देखो क्यों है, क्योंकि न्यूक्लियोफिल जो है वो आ रहा है, साइमल्टेनियसली न्यूक्लियोफिल अटैक कर रहा है, और साइमल्टेनियसली जो ये एक्स वाला पार्ट है या जो हाइड्रोजन वाला पार्ट है वो निकल रहा है, जो लीविंग ग्रुप है वो निकल रहा है। इसलिए इसको क्या कहते हैं कि भैया ये जो है हमारा वन स्टेप रिएक्शन होता है। इसमें बेसिकली कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनता है, इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ठीक है। जो बात बता रहा हूँ उसको सुन लो, अभी लिख दूंगा, उसे देख लेना, फिर पीपीटी मिल जाएगी, उसे याद कर लेना, खत्म बात, ठीक है। क्या बोला सर आपने, यहाँ पे ये बोला मैंने कि ये जो न्यूक्लियोफिल था ये आकर अटैक किया, हेलोजन निकल गया, ठीक है सर, सही बात है, न्यूक्लियोफिल लग गया। तो ये जो न्यू कंपाउंड बना है इसमें हम ये देख सकते हैं कि ये जो हेलोजन है पीछे आकर लग रहा है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, रिटेंशन हुआ है, सॉरी इन्वर्जन हुआ है। क्या हुआ है यहाँ पे, इन्वर्जन, इन्वर्ट हो गई है जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन थी पहले, अब वो उल्टी हो गई है। अब दूसरी चीज यहाँ पर ये है कि यहाँ जो चीज बनी थी जब ये न्यूक्लियोफिल आकर के लगा था, जिस पॉइंट पे ये ऐसे लग रहा होता था, तो ये हेलोजन भी निकला नहीं था। जब ये प्रॉपरली लग जाएगा जब ये हेलोजन निकलेगा। तो ये एक ऐसी स्टेट भी आती है जब ये न्यूक्लियोफिल अटैकिंग होगा और ये हेलोजन निकलिंग होगा, मतलब लीविंग होगा, बस हो रहा होगा लीविंग। तो उस स्टेट को, उस पॉइंट को हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है, कार्बोकैटायन, कार्बोएनायन, फ्री रेडिकल, ऐसा कोई इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं हो रहा है। क्या फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट क्या है सर जी, ट्रांजिशन स्टेट क्या है, जो ये बना ना बीच का स्टेप, उसी को कहते हैं ट्रांजिशन। आप थोड़ा आ जाओ नोटबुक पे। हमने ये देखा सर जी, हमने ये देखा कि हमारे पास कंपाउंड था मिथाइल, ठीक है, हमारे पास कंपाउंड था मिथाइल हैलाइड, जैसे यहाँ पे हमारे पास ले लो क्लोरीन, ठीक है, ठीक है। अब देखो जरा समझना, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। अब जरा समझना, यहाँ पे क्या हुआ है, न्यूक्लियोफिल जो है तुम्हारा भैया, न्यूक्लियोफिल नेगेटिवली चार्ज है, ये आया पीछे आकर के इस कार्बन को इसने अटैक किया, क्योंकि ये पार्शियली पॉजिटिव था और ये पार्शियली नेगेटिव था।
ठीक है। अब ये जैसे ही अटैक करेगा, ये लीविंग ग्रुप जो है ये निकल रहा होगा। अब इस पॉइंट पे व्हेन द न्यूक्लियोफिल इज अप्रोचिंग टू दिस कार्बन एंड द हाइड्रोजन इज ट्राइंग टू आउटपुट, ट्राइंग टू क्विट द रिएक्शन और ट्राई टू लीव इटसेल्फ, है ना, है ना, ट्राई टू लेफ्ट द रिएक्शन, उस पर्टिकुलर स्टेप को हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। तो ये जो चीज बनी ना यहाँ पे, ये जो चीज बनी, इसको हम कह रहे हैं ट्रांजिशन स्टेट। ध्यान रखना, ट्रांजिशन स्टेट या फिर इंटरमीडिएट बहुत ही छोटे टाइम के लिए बनता है, बहुत ही छोटे टाइम के लिए। तो ये हमारा ट्रांजिशन स्टेट है सर जी, ट्रांजिशन स्टेट है जी सर जी, ट्रांजिशन स्टेट है जी सर जी। ठीक है, बोलो, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, बताइए। चलिए, तो ये हमारा ट्रांजिशन स्टेट बन गया यहाँ पे। तो सर जी रिएक्शन में क्या हुआ, रिएक्शन में हुआ क्या हमारे पास, कि हमारे पास एक CH3X का मॉलिक्यूल था, न्यूक्लियोफिल जो है बेचारा आया, वो पीछे आकर के अटैक करता है इस कार्बन पे। कार्बन पे क्यों अटैक किया, क्योंकि ये पार्शियली पॉजिटिव था, ये पार्शियली नेगेटिव था। क्यों ऐसा था, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है हैलोजन, इस वजह से उसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने ऊपर ज्यादा रखी हुई है, कार्बन पे कम रखी हुई है, ये अटैकिंग हो गया। इस पर्टिकुलर स्टेप में यहाँ पे जो चीज बनती है बीच में, वो ऐसा बनता है CH3 और ये न्यूक्लियोफिल अटैकिंग नेगेटिव, और यहाँ पे से हैलोजन जो है वो निकलेगा। ये बनता है तुम्हारा ट्रांजिशन स्टेट। ये बनता है बहुत ही माइक्रो सेकंड्स के लिए, ठीक है, बहुत ही कम सेकंड्स के लिए। एंड जैसे ही तुम थोड़ा सा भी इसे हमने हीट देते हैं, तो ये यहाँ पे क्या हो जाता है, CH3 यहाँ लग गया, ये जो है तुम्हारा न्यूक्लियोफिल यहाँ आ गया, और जो हैलोजन है वो अपना बाहर निकल गया एज नेगेटिव। तो यही मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पे, कि ये जो हमें काम की चीज है वो ये है कि यहाँ पे हमारा जो है ठीक है, तो हमारा जो ये एक्स नेगेटिव है, ये हैलोजन नेगेटिव यहाँ बन के तैयार है, हैलोजन नेगेटिव यहाँ बन के तैयार है। तो वी कैन सी दैट कि न्यूक्लियोफिल पीछे आकर अटैक किया। इसी को कहते हैं कि इन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट हो गया। क्या हुआ बबुआ, इन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट। क्या हुआ बच्चे, इन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट सर जी, इन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, प्रोडक्ट जो बना है वो इन्वर्टेड बना। ठीक है, इनिशियली तुम्हारे पास कुछ तो कुछ और था, देखो CH3X ऐसा दिख रहा था, जो फाइनली तुम्हारे पास बना है न्यूक्लियोफिल पीछे आकर अटैक हुआ है। तो यहाँ से ये समझ में आया कि इन केस ऑफ SN2 रिएक्शन, देखो अब कुछ चीजें SN2 की हमने समझ में आई, कि इन केस ऑफ SN2 रिएक्शन, इन केस ऑफ SN2 रिएक्शन द प्रोडक्ट इज इन्वर्टेड, द प्रोडक्ट फॉर्म इज इन्वर्टेड, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज इन्वर्टेड प्रोडक्ट। तो जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा वो इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनेगा। पहली चीज तो ये बहुत अच्छी से समझ में आ गई होगी। दूसरा इसमें देखो क्या है, प्रोडक्ट तो इन्वर्टेड बना तुम्हारा, प्रोडक्ट तो इन्वर्टेड बना, ये प्रोडक्ट तो तुम्हारा इन्वर्टेड बना। दूसरा देखो क्या हुआ, यहाँ पे एक बात बताओ मुझे जरा सा और समझते हैं थोड़ा सा इसको डेप्थ में, यहीं पे, है ना। अब अगर मान लो यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, हाँ जी, हाँ जी, और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जी, क्योंकि यहाँ पे ये हैलोजन लग रहा है, पार्शियल नेगेटिव। बोलो भैया, बोलो, कुछ पूछना चाहते हो तो, है ना। अब देखो इसमें जरा समझना मेरी बात को, ठीक है। अब यहाँ जो न्यूक्लियोफिल बैठा हुआ है नेगेटिव चार्ज लेकर के, ये आता है इसको अटैक करने के लिए, है ना। यही तो स्टोरी थी, यही तो स्टोरी थी। अब एक बात मेरी ध्यान रखना, हमारे पास एक ग्रुप होता है CH3, जिसको मिथाइल ग्रुप कहते हो बेटा, जिसको क्या कहते हो, मिथाइल ग्रुप कहते हो। अब मिथाइल ग्रुप क्या है ना, एक बल्कि ग्रुप है। बल्कि ग्रुप क्या होता है, बल्कि ग्रुप जो है रिएक्शन में हिंड्रेंस प्रोड्यूस करता है। हिंड्रेंस प्रोड्यूस करने का क्या मतलब है, वो किसी और स्पीशीज को आने नहीं, बल्कि ग्रुप है ना, भारी ग्रुप है, तो उसका अपना वैल्यू है भैया, वो दूसरे और किसी स्पीशीज को आने नहीं देगा। तो एज 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 मान लो कि ये हाइड्रोजन की जगह पे यहाँ एक CH3 ग्रुप लगा होता, समझ रहे बात को, समझ रहे बात को। तो अब ये बल्कि ग्रुप है ना बल्कि ग्रुप है, तो यहाँ पे कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ भी हाइड्रोजन। अब ये क्या करेगा, ये बल्कि ग्रुप इस साइड में, ये बल्कि ग्रुप क्या करेगा कि इस न्यूक्लियोफिल के आने को, है ना, इस न्यूक्लियोफिल को यहाँ आने को, इस न्यूक्लियोफिल को यहाँ आने को इस तरीके से रोकेगा, हिंडर करेगा भैया, कि तुम यहाँ नहीं जाओगे आगे, है ना। यहाँ हिंड्रेंस प्रोड्यूस करेगा, यहाँ हिंड्रेंस प्रोड्यूस करेगा, आने नहीं देगा ये अटैक करने के लिए, है ना। कौन, न्यूक्लियोफिल को आने नहीं देगा। कौन नहीं आने दे रहा है, ये जो CH3 सर आपने बताया ना, मिथाइल ग्रुप, ये कौन सा ग्रुप है, ये ग्रुप सर आपने बताया अभी तो, बल्कि ग्रुप। तो बल्कि ग्रुप जितना ज्यादा होगा ना बाबू, बल्कि ग्रुप जितना ज्यादा होगा, उतना ज्यादा वो हिंड्रेंस प्रोड्यूस करता है न्यूक्लियोफिल के अटैकिंग में टू द कार्बन, न्यूक्लियोफिल के अटैकिंग में टू द कार्बन वो हिंड्रेंस प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिल जा नहीं पाएगा, समझे। चलो, अच्छा अच्छा सर जी, अगर मान लो यहाँ पे एक और CH3 ग्रुप लगाता मैं, एक और लगा, देखो ये CH3H। अब भैया यहाँ ऊपर जो है, अब जो भैया यहाँ जो है, यहाँ तो न्यूक्लियोफिल जा ही नहीं सकता है, न्यूक्लियोफिल जा ही नहीं सकता है। और इत्तेफाक से मैं यहाँ भी लगा देता H H और H,
तो भैया न्यूक्लियोफिल तो फिर तो बिल्कुल नहीं जा पाता। इसका मतलब ये समझ में आया सर जी, इसका मतलब ये समझ में आया कि रेट ऑफ रिएक्टिविटी की अगर आप बात करोगे, रेट ऑफ रिएक्टिविटी की अगर आप बात करोगे किसमें, रेट ऑफ रिएक्टिविटी की अगर आप बात करोगे SN2 रिएक्शन में, तो सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव होगा वो मिथाइल कैटायन होगा, सबसे ज्यादा मिथाइल रिएक्टिव होगा वो मिथाइल होगा, उसके बाद भैया 1 डिग्री वाला होगा, उसके बाद 2 डिग्री वाला होगा, एंड देन आफ्टर 3 डिग्री वाला होगा, है ना। कुछ रिएक्टिविटी ऐसी होगी, कुछ रिएक्टिविटी इस तरीके की होगी। मिथाइल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा क्योंकि हिंड्रेंस एकदम नहीं है। 1 डिग्री वाले में हल्का फुल्का हिंड्रेंस होगा, तो मिथाइल जैसा ही है वो भी। 2 डिग्री वाले में हिंड्रेंस है, ऊपर की तरफ लग गया है कुछ, और 3 डिग्री वाले में तो बउआ बिल्कुल ही पॉसिबिलिटी नहीं है कि तुम्हारा क्या होगा, रिएक्टिविटी होगा। तो मिथाइल के अंदर में 1 डिग्री मिथाइल, देन 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री का हिसाब किताब रहेगा। ठीक है, ये हो गई SN2 के बारे में, रेट ऑफ रिएक्टिविटी के बारे में बातचीत। ठीक है, रेट ऑफ, तो बल्कि ग्रुप जैसे बढ़ेगा रेट ऑफ रिएक्टिविटी घटेगी। इसका मतलब है 3rd डिग्री वाला सबसे बेकार रिएक्टिव, वो बिल्कुल भी SN2 की तरफ वो रिएक्ट नहीं करेगा, इसका मतलब वो ट्रांजिशन स्टेट नहीं बनेगा। ठीक है भाई। अब SN2 में तुम्हारा पूरा हो गया कंप्लीट, SN2 में तुम प्रो। ठीक है, बस 2 से 3 मिनट और मुझे दे दो, SN1 मैकेनिज्म और समझा दो। SN1 मैकेनिज्म में क्या होता है, इसका उल्टा होता है। ठीक है, इट इंक्लूड्स 2 स्टेप। ठीक है, इट इंक्लूड्स 2 डिफरेंट स्टेप्स, 2 स्टेप्स। ठीक है भैया, अब क्या स्टेप्स है यहाँ पे सर जी, यहाँ पे स्टेप है, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, मैं इधर बताऊंगा स्टेप नंबर 1 भैया। स्टेप नंबर 1 में होता है कार्बोकटाइन का फॉर्मेशन, कार्बोकटाइन की फॉर्मेशन, कार्बोकटाइन फॉर्मेशन। अब यहाँ क्या होता है, कार्बोकटाइन फॉर्म होता है। कार्बोकटाइन कैसे फॉर्म होगा, अब जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, CH3X वाला ही लेते हैं एग्जांपल थोड़ी देर के लिए। ठीक है, अब यहाँ मैंने इसको हीट किया, ठीक है, मैंने किसी को इसको फोर्स किया। अब एक बात समझ लो मेरी बात को, क्योंकि CH3X एक ऑलरेडी स्टेबल कंपाउंड है, CH3X एक ऑलरेडी स्टेबल कंपाउंड है, CH3X एक ऑलरेडी स्टेबल कंपाउंड है, तो वो इतनी आसानी से टूटेगा नहीं। इसका मतलब इस स्टेप में बहुत टाइम लगने वाला है। तो दिस विल बी द स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन, दिस विल बी द स्लोएस्ट स्टेप, है ना। ये बहुत स्लो स्टेप होगा हमारा। ठीक है, अब क्योंकि ये स्लो स्टेप है भाई मेरे, क्योंकि अब ये स्लो स्टेप है, समझना मेरी बात को, क्योंकि सर आप कह रहे हो कि ये स्लो स्टेप है, स्लो स्टेप को ही तो आप कहते हो RDS स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ द रिएक्शन। इसका मतलब यही स्टेप तो रेट डिटरमाइन करेगा आपके रिएक्शन का। हाँ जी भैया, और यहाँ बनेगा क्या, कार्बोकटाइन पॉजिटिव, मतलब यहाँ बनेगा क्या सर जी आपका, यहाँ पे आपका बनेगा इंटरमीडिएट, यहाँ पे क्या बनेगा, इंटरमीडिएट। तो जो अपना पहला स्टेप है, फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट हुआ है, वहां पे क्या हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट। अब ये जो CH3 पॉजिटिव है, ये जो CH3 पॉजिटिव है ना, ये CH3 पॉजिटिव को तुम देखोगे इसकी स्टेबिलिटी, अभी तो ये मिथाइल कैटायन है, ये अभी बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, ये भी बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, सेकंड स्टेप। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये फर्स्ट स्टेप था, ये फर्स्ट स्टेप था। ठीक है बब्बू, तो यहाँ पे सेकंड स्टेप में क्या होता है कि न्यूक्लियोफिल जो है, उसको न्यूक्लियोफिल को कौन अटैक कर देता है, न्यूक्लियोफिल CH3 पे अटैक करता है और फॉर्मेशन करता है किसका, CH3NU का। अब यहाँ सवाल ये आता है कि सर ये न्यूक्लियोफिल आगे से आएगा या मतलब इन्वर्जन करेगा या रिटेंशन करेगा। तो मेरी बात को ध्यान रखना, इस न्यूक्लियोफिल के पास पूरी चॉइस है, चाहे से ये आगे से जाए, चाहे से ये पीछे से जाए। अब एक और चीज समझ लो, ये जो कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ है ना, सारी कहानी इस पे बेस्ड है। ये कार्बोकैटायन अभी फिलहाल अगर मिथाइल है तो हाईली अनस्टेबल है। अगर यहाँ मैं CH3 ग्रुप लगा दूं, यहाँ भी CH3 ग्रुप लगा दूं, और यहाँ भी CH3 ग्रुप लगा दूं, तो अब मेरे देखो भैया ये 3 डिग्री का कार्बोकैटायन है, इसका मतलब है इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो घटेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब बेसिकली बढ़ेगी। तो 3 डिग्री वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि 3 ग्रुप लगे हुए जो उसको दे रहे होंगे, तो ये पॉजिटिव चार्ज घटेगा। और यहाँ न्यूक्लियोफिल आकर के ऐसे अटैक करता है, मान लो यहाँ न्यूक्लियोफिल आकर के ऐसे अटैक करता है। ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी स्टेबल है, न्यूक्लियोफिल आ गए, बहुत बढ़िया कंपाउंड। तो 3 डिग्री वाला जो है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, 3 डिग्री वाला क्या होगा भैया, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। इसके बाद देखो दूसरा, इसके बाद देखना दूसरा जरा, C पॉजिटिव, C, और यहाँ मान लो H ग्रुप है, तो अब यहाँ भी देने वाले ग्रुप है लेकिन 2 ग्रुप हैं, तो रिलेटिवली लोअर स्टेबिलिटी होगी सर जी। तो यहाँ न्यूक्लियोफिल आकर के अटैक करेगा और ये इस तरीके का कंपाउंड बनेगा, CNU, देन यहाँ पे C एंड देन नीचे H, ये CH3 हो गया, ये जी CH3 हो गया, और ये न्यूक्लियोफिल लग गया। ठीक है, ये न्यूक्लियोफिल लग गया, डन 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 डन। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया दूसरा, जिसको हम लोग कहेंगे क्या, 2 डिग्री वाला। ये हो गया हमारा 3 डिग्री वाला। ठीक है, एक और हमारा बनेगा 1 डिग्री वाला, तो वो बिल्कुल भी रिएक्टिव नहीं होगा। इधर रिएक्टिविटी कैसी हो गई, तो रेट ऑफ रिएक्टिविटी कैसी हो गई सर जी, रेट ऑफ रिएक्टिविटी, तो रेट ऑफ रिएक्टिविटी आप लिखोगे सर 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन
आपका मिथाइल कटायन। सर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 3 डिग्री वाला जो है कार्बोकटायन वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। 3 डिग्री वाला कार्बोकटायन सबसे ज्यादा स्टेबल है, फिर 2 डिग्री वाला स्टेबल है, फिर 1 डिग्री वाला स्टेबल है, एंड देन मिथाइल है। तो भैया बात ही खत्म है ना। तो जो जितना ज्यादा स्टेबल उसका प्रोडक्ट उतना ज्यादा मेजर, जो जितना ज्यादा स्टेबल उसका प्रोडक्ट उतना ज्यादा मेजर सर जी। हाँ जी, तो ये आगे मेरी बात समझ में आई गेस। ठीक है, इसमें कुछ पूछना तो नहीं चाहते हो? डाउट है अगर कमेंट सेक्शन में बताओ। इंस्टाग्राम टेलीग्राम सब कुछ दिया गया है नीचे, बात कर लो, वहां पे पूछ लो जो भी पूछना चाहते हो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये हो गया हमारा SN1 का मैकेनिज्म डन। अब इसके आगे मूव करते हैं। तो ये SN1 था, SN2 था, और रिएक्ट ऑफ रिएक्टिविटी मैंने यहाँ पे बता दी। तो तुम्हारे एग्जामिनेशन में SN1 और SN2 के बारे में पूछा जाएगा भैया, तो तैयार करके जाना। मैंने ये सब बता रखा है, तो मैं यहाँ पे से स्किप करता हूँ, नोट्स तुम्हें मिल जाएंगे, अपना भैया वहां से तैयार कर सकते हो तुम लोग। इसको स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। चलो, ये और शीट्स है हमारे पास, तो ये मैंने अभी ऐड कर ली थी बहुत ज्यादा शीट्स, है ना। चलो, ये रहा SN2 के बारे में मैंने बता दिया। SN1 SN2 में डिफरेंस क्या है सर जी, बता दिया है मैंने। अब आ जाओ एक छोटी सी और बात समझ लो, क्योंकि 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 एक शीट ऐड करते हैं ना, एक और बात देखो। क्योंकि यहाँ पे जब कार्बोकटायन बना था, 3 डिग्री वाला ही मान लेते हैं हम बना, ठीक है, 3 डिग्री वाला ही बना, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिल जो है ना, यहाँ से भी अटैक कर सकता है, और यहाँ से भी उतना तो नहीं, बट यहाँ से भी अटैक कर सकता है। तो इस केस में क्या होता है ना, इस केस में क्या होता है कि रिटेंशन and inversion both are possible। और मेरे भाई जो रिटेंशन और इन्वर्जन होता है वो दोनों ही यहाँ पे कितना होता है, ये दोनों ही यहाँ पे 50% होता है। 50% का इन्वर्जन और 50% का रिटेंशन। सो द मिक्सचर विच कंसिस्ट ऑफ 50% ऑफ रिटेंशन प्रोडक्ट एंड 50% ऑफ इन्वर्जन प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज रेसिमिक मिक्सचर, इज कॉल्ड एज रेसिमिक मिक्सचर। 3-4 क्वेश्चन तुम्हारे यहीं से खत्म हो गए भैया। एक रिएक्टिविटी वाला खत्म, दूसरा रेसिमिक मिक्सचर कौन शो करता है, SN1 शो करता है। रेसिमिक मिक्सचर SN1 शो करता है। और क्या बताया इसमें, SN1 जो है वो 2 स्टेप रिएक्शन है। पहले स्टेप में कार्बोकटायन बनता है, दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफिल अटैक करता है। पहला स्टेप जो होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, क्योंकि वो स्लोएस्ट स्टेप होता है रिएक्शन का। और क्या बताया मैंने इसमें, और ये बताया तुम्हें कि रिटेंशन और इन्वर्जन के बारे में। तो यहाँ पे 50-50 होता है, रेसिमिक मिक्सचर बनता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा कि SN1 और SN2 में डिफरेंस क्या है, SN1 में क्या स्पेशलिटी है। अच्छा, अब एक और मेरी बात को समझो, एक मेरी बात को और समझना। 50% रिटेंशन है और 50% इन्वर्जन है, 50% रिटेंशन है और 50% इन्वर्जन है। तो तुमसे एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा कि SN1 और SN2 कौन सा रेसिमिक मिक्सचर देता है। ठीक है, रेसिमाइजेशन, इस प्रोसेस को, यही जो 50% बनना और 50% इन्वर्जन और 50% रिटेंशन हुआ है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं रेसिमाइजेशन। ठीक है, और इस मिक्सचर को जो बनता है उसको कहते हैं रेसिमिक मिक्सचर। आई होप मैं तुम्हें समझा पाया हूँ। ठीक है, आगे बढ़े आगे बढ़े। हाँ जी सर जी, आगे बढ़ जाओ। चलो भैया, अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब हम लोग पढ़ रहे हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो 2 मिनट का रेस्ट लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन, है ना। 2 मिनट रुक जाओ बस। ओके, तो हम लोग वापस ज्वाइन कर चुके हैं। आई गेस सही से ज्वाइन कर लिया होगा हमने, कोई इशू नहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो अब यहाँ जो बात बतानी है, अब जो हम आगे पार्ट करने जा रहे हैं अपना, अब वो पार्ट है हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या है भैया, अगला पार्ट हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन। मैं एक शीट ऐड करके पहले तुम्हें समझा दे रहा हूँ, बाकी तो फिर तुम्हें ये चीज़ें मिल ही जाएंगी, है ना। बाकी तो तुम्हें ये चीज़ें फिर मिल ही जाएंगी, है ना जी भाई। अच्छा, अब देखो एलिमिनेशन रिएक्शन क्या है। अब हम समझ रहे हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन, अब यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा, एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन। अब एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है भैया मेरे, देखो CH3 है, देन CH2 है, देन CH है, यहाँ पे लगा दो कोई सा तो हाइड्रोजन, यहाँ पे लगा दो CH, और यहाँ लगा दो ब्रोमीन, यहाँ लगा दो अगेन से CH2, सॉरी CH3 है ना, तो ऐसा मैं करता हूँ CH2 एंड H यहाँ लगा देता हूँ। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है, ठीक 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 है। चलो, अब यहाँ जो मैं समझाना चाह रहा हूँ उसको भी और बस थोड़ा देर और समझ लो यार, है ना। तो थोड़ी देर और समझ लो, है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। ठीक है, आ जाओ आ जाओ। देखो भैया, अगर मैंने इसमें डाला है अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH, समझना, एक्वस नहीं है बट्टा, अल्कोहलिक है। अल्कोहलिक KOH क्या करता है समझो, अल्कोहलिक KOH क्या करेगा, अल्कोहलिक KOH करता है, अल्कोहलिक KOH करता है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या करता है ये, बीटा एलिमिनेशन, ज्यादा थिक हो गई है पेन आई गेस, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन क्या करता है सर जी, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन करता है भैया, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन करता है ये। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, देखो देखो क्या हो रहा है, समझना। यहाँ पे बीटा पे से हाइड्रोजन, ये हमारे पास अल्फा कार्बन है,
ये हमारा बीटा कार्बन है, ठीक है। ये हमारे पास अल्फा कार्बन है और बीटा कार्बन, अल्फा बीटा में तो डाउट होगा ही नहीं। तो बीटा पे जो हाइड्रोजन है वो निकलता है यहाँ से, और अगले अल्फा से हाइड्रोजन निकलता है। तो अल्फा बीटा एलिमिनेशन भी कह सकते हो, बीटा एलिमिनेशन भी कह सकते हो, तुम जो कहो यार, कोई टेंशन नहीं है, अपनी केमिस्ट्री है। ठीक है सर जी। तो यहाँ पे देखो मैंने फर्स्ट केस में ये चीजें निकाली है, मैं सेकंड केस और बनाऊंगा यहाँ पे CH3 CH2 CHH, देन सर जी CH, देन Br, देन फिर से सर जी CH2 एंड देन सर जी H। ठीक है जी। अब मैं दूसरे केस में क्या करूंगा, सेम ही चीज डालता हूँ, अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH। याद रखना बाबू, एक्वस KOH नहीं होना चाहिए। एक्वस KOH क्या करेगा, OH नेगेटिव प्रोड्यूस करेगा, जो कि न्यूक्लियोफिलिक रिएक्ट करेगा, और फिर वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लगेगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं, सॉरी एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं रहेगी। इसलिए अल्कोहलिक KOH चेक कर लेना, तभी सही आंसर आएगा। एक्वस में नहीं होता ये रिएक्शन, अल्कोहलिक KOH लेना पड़ता है, तब जाके एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, और तब जाकर के हम अल्काइल हाइड्राइड को अल्कीन बनाते हैं। देखो कैसे बनेगा अल्कीन, देखना। यहां से जब मैंने निकाला तो ये बना CH3, देन बना CH2, देन बना CH2, देन बना CH, देन बना डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक अल्कीन बन गई। यहां देखना जरा, यहाँ पे क्या होगा सर जी, CH3 CH2 CH2, अच्छा इस केस में इधर से निकालना था, तो देन CH, देन CH3। हाँ जी बोलो भाई, देखो 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 जल्दी से देखो, बताओ। कार्बन की एक वैलेंसी, दूसरी वैलेंसी, तीसरी चौथी, कार्बन की एक वैलेंसी, दो वैलेंसी, तीन वैलेंसी, चार वैलेंसी। यहाँ पे ये मोर स्टेबल कंपाउंड होगा, ये मोर स्टेबल कंपाउंड होगा, ये माइनर मतलब मेजर होगा, ये मेजर होगा, ये मेजर होगा, ये, और ये होगा सर जी माइनर। ये होगा क्या जी, माइनर। क्या हो रहा है सर, क्या हो रहा है सर, देखो यहाँ पे जो ये मेजर हुआ है ना, इसके पीछे रीजन है। यहाँ पे जो ये कलर अच्छा नहीं है, बेकार है। यहाँ पे जो ये मेजर हुआ है, इसके पीछे एक रीजन है। यहाँ पे लगता है सेडजेफ रूल। क्या लगता है सर जी, सेडजेफ रूल। सेडजेफ रूल ये कहता है कि मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन इज मेजर प्रोडक्ट। मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन मतलब जो बल्की ग्रुप्स है ना, आजू बाजू बल्की ग्रुप ज्यादा होने चाहिए। तो देखो ना यार, देखो ना मेरे भाई मेरी जान, देखो यहाँ पे इधर दो बल्की ग्रुप्स लगे, लेकिन इधर तो सिर्फ ये ग्रुप है, इधर तो कोई है ही नहीं, है ना। तो मोर बल्की ग्रुप कहाँ लगा भाई यहाँ पे, तो ये ज्यादा हमारा होगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। एलिमिनेशन रिएक्शन समझ में आ गया, आगे 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 आगे। चलो भैया चलो, यही लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब आते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग जो है एक रिएक्शन पढ़ेंगे, रिएक्शन विद मेटल, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, रिएक्शन विद मेटल, ठीक है। ये सब कुछ कुछ तो है भैया, अपना देख लेना तुम लोग, ठीक है। ये हेलोजन से स्टार्ट होने वाली, मैं कुछ चीजें, एक छोटा सा टॉपिक बच रहा है वो और ऐड करा करके तुम्हें खत्म करता हूँ इसको, ठीक है। क्या है सर जी, क्या है सर जी, रिएक्शन विद मेटल। क्या है बाबू, रिएक्शन विद मेटल, ठीक है, रिएक्शन विद मेटल। तो अब यहाँ पे हमारे पास जैसे एल्काइल हैलाइड था RBr, ठीक है, वेरी गुड। RBr, इसमें हमने डाला क्या, Mg इन द डाईएथर। ये है तुम्हारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये क्या बनेगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये बनता है RMgBr, RMgBr। मैंने Br के थ्रू लिया है, तुम X भी ले सकते हो, लगा दो X, लो कोई बात नहीं, हट भैया हट। ये लगाओ X, ये लगा दो X। RMgX तुम लोग जानते हो, इसी को कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो हमारा है वो फॉर्म हो जाता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है हमारा वो फॉर्म हो जाता है। सो व्हाट हैपेंड इज दैट कि व्हेन द अल्काइल हैलाइड इज reacted with a metal in the presence of dry ether, it will form a Grignard reagent। अब याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे तुमसे कि Grignard reagent जो है वो अनहाइड्रस कंडीशन में ही क्यों बनाते हैं, उसको हाइड्रस कंडीशन में क्यों नहीं बनाते हैं। तो क्योंकि वो इसलिए नहीं बनाते हैं क्योंकि फिर वो Grignard reagent नहीं बनेगा, वो अल्कोहल, सॉरी OH ग्रुप, यस वो ऐसा बनता है R, वो बनता है RMg, उधर OH ग्रुप, ऐसा कुछ तो बनता है वो, ठीक है। तो याद रखना कि वो अपना जो है ग्रिग्नार्ड रीजन नहीं बन पाता है, इसलिए हमें एनहाइड्रस कंडीशन में ही ग्रिग्नार्ड रीजन मिलता है, एनहाइड्रस कंडीशन में ही ग्रिग्नार्ड रीजन बनता है, ठीक है जी। आई होप ग्रिग्नार्ड रीजन तक मैंने सारी चीज तुम्हें अच्छे तरीके से समझाई होगी। अब जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रिपरेशन ऑफ हेलोरीन, देन सारी चीजें रिएक्शन, देन फिर चीजें करेंगे और इसके आगे निकलेंगे। अब मैं तुमसे थोड़ा सा हेलोरीन से पहले कुछ चीजें पढ़ाना चाहता हूँ यार भाई, मेरे दिल से ये चीज है समझाने की, समझ में आ जाए तो एक बार नीचे थैंक यू लिख देना, ठीक है। चलो भैया, क्या पढ़ाना चाहते हो सर, पढ़ाना चाहता हूँ रिएक्शन ऑफ हेलोरीन। बट उससे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ तुमको कि जो जितने भी हेलोरीन है, क्या है सर हेलोरीन, हेलोरीन है बेंजीन रिंग, उसके ऊपर में हेलोजन एटम, इसी को तो कह रहे हो हेलोरीन। नहीं कह रहे हो क्या इसको हेलोरीन, नहीं कह रहे हो क्या इसको, नहीं कह रहे तो पिट जाओगे हैं। ये है अपना हेलोरीन। क्या है सर जी, ये हेलोरीन। अब मेरी बात सुनना कौन से, हेलोरीन जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता है, इंटरेस्टिंग, वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता है। क्या देता है, क्या देता है, ठीक है, क्या देता है बताइए। तो वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता है सर की, बल्कि वो क्या देता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन तो ये आया कि वाई
why haloarenes do not show why haloarene do not show nucleophilic substitution reaction. Nucleophilic substitution reaction. Substitution रिएक्शन। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो नीचे एक बार कमेंट में आके थैंक यू कह देना, ठीक है। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन शॉट, मैं तुम्हें एक चैलेंज कर रहा हूँ, ठीक है। इससे अच्छा वन शॉट कोई प्रोवाइड करे मुझे बताना आकर के जरूर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है सर जी, वाई हेलोएरिन डू नॉट शोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका रीजन ये है, समझना, 3 रीजन बता रहा हूँ, रट के जाओ, यही लिख के आना एग्जाम में, यही लिख के आना, तुम्हें 100% मार्क्स मिलेगा। अब तुम्हें लॉजिकल भी लगेगा रीजन, ठीक है। अब अगर मान लो 2 मिनट के लिए यहीं पे सब समझा देते हैं तुम्हें। अगर मान लो ये न्यूक्लियोफिल तो है कोई तो मेरे पास, ठीक है, ये न्यूक्लियोफिल है कोई तो मेरे पास है, ठीक है। अब ये न्यूक्लियोफिल जो है वो यहाँ आकर के अटैक करना चाहता है, तो मेरे भाई इस कार्बन पे आके अटैक करेगा ना। यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिविटी है, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिविटी है, तो यहाँ के अटैक करेगा। बट जैसे ही वो पास आएगा यहाँ पे हेलोजन लगा हुआ है। हेलोजन खुद ही एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, मतलब उस पर खुद ही पार्शियल नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्शन नहीं होगा क्या? नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्शन नहीं होगा क्या? होगा, 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 बोलो हाँ। तो फर्स्ट रीजन, दी रिपल्शन between न्यूक्लियोफिलिक नेगेटिव न्यूक्लियोफिल एंड एक्स, न्यूक्लियोफिल और एक्स के बीच में प्रॉपर रिपल्शन होगा, जिसका से रिएक्शन आगे नहीं जाएगी। दूसरा क्योंकि ये जो हमारा है वो हाइड्रोजन है, उसके ऊपर लोन पेयर होगा, और वो लोन पेयर यहाँ पे रेजोनेंस में होगा किसके साथ? इस बेंजीन रिंग के साथ में। तो यहाँ पे आएगा पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। क्या आएगा बाबू? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ठीक है। जिसकी वजह से इस बॉन्ड को तोड़ना और टिपिकल हो जाएगा, बहुत ज्यादा एनर्जी लग जाएगी इस बॉन्ड को तोड़ने में। समझ में आई बात? अच्छा, किसी तरीके से तुमने मान लो कि इसको तोड़ दिया, ठीक है, तुमने किसी तरीके से मान लो इसको तोड़ दिया, ठीक है, तोड़ दिया, और यहाँ पे आ गया चार्ज। इसको कहते हैं फेनाइल कैटाइन। क्या कहते हैं इसको? थर्ड, फेनाइल कैटाइन। फेनाइल कैटाइन बाबू अपने आप में एक बहुत हाईली अनस्टेबल चीज है। फेनाइल कैटाइन इज हाईली अनस्टेबल, ठीक है, हाईली अनस्टेबल। तो ये रिएक्शन नहीं शो करेगा। खत्म बात सर, है ना? खत्म बात। बोलो भाई, बोलो 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 बोलो, कुछ पूछना चाहते हो? डन 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 डन, ठीक है। इस वजह से हेलोजन जो ये सब रिएक्शन नहीं शो करता है। और जो ये एक देखो, डायरेक्ट हेलोजनेशन करोगे तो यू विल गेट दैट दिस क्लोरोबेंजीन, ये बन जाएगा। या फिर एक आता है हमारे पास, ओके, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे अपना सैंडमेयर रिएक्शन एंड गटरमैन रिएक्शन। तो ये सैंडमेयर रिएक्शन में क्या होता है? सैंडमेयर रिएक्शन में कॉपर जो है +1 में होगा, और गटरमैन रिएक्शन में वो 0 में होगा, ठीक है। इसके बाद प्रिपरेशन ऑफ आयोडोबेंजीन है, तो भैया कुछ नहीं, इसमें तुम के को वार्म वाटर में हीट कर दो, वो सॉरी गर्म कर दो, उसको शेक करके तुम्हें मिल जाएगा अपना कंपाउंड, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे फ्लोरोबेंजीन भी बना सकते हो तुम, फ्लोरोबेंजीन भी बन जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात जो बताई थी मैंने पिछले चैप्टर में, मतलब पिछले पार्ट में, वही सेम चीज यहाँ पर भी लगती है, ठीक है। जो सॉलिबिलिटी है, डेंसिटी, देखो सॉलिबिलिटी की हम बात करें तो हेलोजेन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर बिकॉज दे कैन नॉट फॉर्म अ हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर एंड बट दे आर सॉल्युबल इन बेसिकली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक है। डेंसिटी की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली सेम, मास बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी, तो बेंजीन का तो मास सेम ही रहेगा सब जगह। अब आयोडीन है, आयोडीन का मास ज्यादा, डेंसिटी ज्यादा, है ना, तो उसका जो भी जिस हिसाब से चीजें होंगी उस हिसाब से सारी चीजें होंगी वहां पे भी। तो चलो ठीक है, अब आते हैं हम लोग कि केमिकल प्रॉपर्टीज जो है हेलोएरिन की वो क्या है। तो हेलोएरिन जो है ना भाई मेरे, वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रोफिलिक। देखो क्या होता है समझना, ये रहा हमारे पास बेंजीन रिंग, ये रही हमारे पास बेंजीन रिंग, और ये रहा हमारे पास कोई तो कोई इलेक्ट्रोफिल, ये रहा हमारे पास कोई तो कोई इलेक्ट्रोफिल। तो इसने जो है ना इसको अटैक किया होता है, जिसका से इलेक्ट्रोफिल जो है उस पर आके अटैच होता है। ये हाइड्रोकार्बन में बहुत अच्छे से पढ़ाया था मैंने, अगर तुम्हें मेरी पुरानी वीडियोस कोई मिले तो वहां से तुम जाकर के इसको देख सकते हो, ठीक है। तो चलो, जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन उनमें ये 3 रिएक्शन हमें पढ़नी है। चलो एक एक करके हम लोग जो है तीनों रिएक्शंस को पढ़ते हैं, ठीक है, एक एक करके हम लोग जो है तीनों रिएक्शंस को पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए जी भैया, सबसे पहली एक चीज याद रखना कि हेलोजेंस जो होता है दे आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, दे आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, दे आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। आ गई मेरी बात समझ में, है ना? दे आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, ठीक है। तो जब भी कोई एडिशन होगा, जब भी कोई बेंजीन हेलोबेंजीन में जब भी कोई एडिशन होगा तो वो पैरा पे एडमिशन होगा, एडमिशन कह रहा हूं मैं, एडिशन होगा, ठीक है, या फिर ऑर्थो पे एडिशन होगा। तो कुछ भी हो, जैसे मैं कोई पी मान ले रहा हूँ, कोई पी एडिशन हुआ है तो कुछ भी है वो, तो वो एक बार पैरा पे एडमिशन उसका एडिशन होगा, और एक बार जो है हमारा मेटा ऑर्थो पे एडिशन होगा, ठीक है जी। आ जाओ, तो एक एक करके रिएक्शन पढ़ते हैं। जो सबसे पहली रिएक्शन हमें पढ़नी है वो है हैलोजिनेशन। सबसे पहली जो रिएक्शन है वो क्या है? हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन का मतलब क्या होता है? हैलोजन का ऐड होना। तो एक बेंजीन रिंग ले लो,
ठीक है, इसके ऊपर Cl लेना, इसको हम डालते हैं Cl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस सॉरी इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है, एनहाइड्रस AlCl3। इसके बाद क्या होता है कि ये बेंजीन रिंग, एक बार जो क्लोरीन जहाँ लगी हुई थी वहां, एक बार सामने, तो ये एक बार और बेंजीन रिंग बनाओ यहाँ पे भैया, ये रही Cl, और यहाँ एक और बार हमें लगाना पड़ेगा यहाँ पे Cl, तो ये हमारे पास ऑर्थो प्रोडक्ट बना और हमारा पैरा प्रोडक्ट बना। आई होप स्क्रीन तो आ ही रही होगी, सही है, ठीक है। इसके अलावा जो नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा वो क्या है भैया, वो है हमारा नाइट्रेशन। नाइट्रेशन, तो भाई इसमें बस रिएजेंट याद रखना, तुमने बेंजीन रिंग उठाई, लेट्स से यहाँ पे कोई हैलोजन लगा हुआ था, इसको डाल दो तुम कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 में, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 में प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में। तो यहाँ से जो है ना, तुम्हें यहाँ से जो चीज़ तुम्हें मिलती है वो मिलती है क्या, NO2। ये NO2 पॉजिटिव, यहाँ से NO2 पॉजिटिव एडिशन होता है बेसिकली। कैसे बनता है, क्या होता है, कभी और टाइम मिलेगा तो हम लोग डिस्कस भी करेंगे इसको। तो ये NO2 यहाँ पे एडिशन हो जाएगा, और दूसरे केस में क्या होगा, NO2 पैरा वन। और ऑलवेज रिमेंबर ये हेलो जो है हेलोजन जो है ये ऑर्थो पैरा डेरिवेटिव है, तो पैरा वाला जो कंपाउंड है वो ज़्यादा स्टेबल बनता है। पैरा वाला जो कंपाउंड है वो क्या होता है, वो ज़्यादा स्टेबल बनता है, ठीक है। बस एक सेकंड हमें तो चार्ज लगा लें हम लोग, ये ठीक है। चलिए, तो ये चार्ज होने लगा। अब हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे कि नाइट्रेशन में क्या होता है, तो एक बार हमारा पैरा कंपाउंड बनेगा, और जो पैरा वाला होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, जो पैरा वाला होता है वो क्या होता है भैया, वो ज्यादा स्टेबल होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा है वो है हमारा सल्फोनेशन। क्या है भैया, वो है सर जी सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में ध्यान रखना कि ये रहा तुम्हारे पास बेंजीन रिंग, इसके ऊपर में लग रहा है कोई सा एक्स, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ इसको रिएक्ट करा दो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, और हीट अलग कर देना, तो ये बन जाएगा SO3H ऑर्थो पे, ये रहा एक्स, ये SO3H ऑर्थो पे, और प्लस ये रहा बेंजीन रिंग, और SO3 जो है तुम्हारे यहाँ पे एक्स, यहाँ पे लगेगा SO3H पैरा पोजीशन पे। तो ये हो गया हमारा बेंजीन का जो सारा रिएक्शन था, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो था वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में है वो हमारे पास दो रिएक्शन और है, दो रिएक्शन हमारी जो है वो और है। क्या क्या है देखो, चलो समझना, ठीक है। हमारे पास एक है फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। क्या है हमारे पास, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शंस, ठीक है। अब फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शंस में हमारे पास दो तरह की रिएक्शन है, तो मैं इसी स्लाइड पे तुम्हें चाहूंगा कि तुम लेके जाओ वो चीजें। फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन में सबसे पहली रिएक्शन जो है वो है हमारे पास अल्काइलेशन रिएक्शन, वो है हमारे पास अल्काइलेशन रिएक्शन, ठीक है। और दूसरी जो है वो हमारे पास असाइलेशन रिएक्शन, दूसरी जो है हमारे पास वो क्या है भैया, असाइलेशन रिएक्शन, ठीक है। अब अल्काइलेशन को देखो, अल्काइलेशन में अल्काइल ग्रुप का एडिशन होगा, जैसे ये रही बेंजीन रिंग, इसके ऊपर में लग रहा है Cl, यहाँ पे हमने डाल दिया इसमें CH3Cl, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, AlCl3। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बेंजीन रिंग के ऊपर में Cl लग जाएगा और यहाँ लग जाएगा CH3, ये और पैरा प्रोडक्ट हो गया। एक बार और जो है रहेगा बेंजीन रिंग, यहाँ पे लगा हुआ Cl और यहाँ पे लग जाएगा CH3, ये हो जाएगा हमारा माइनर प्रोडक्ट। इसको कहते हैं अल्काइलेशन, अल्काइलेशन में अल्काइल ग्रुप ऐड होगा, ठीक है सर जी, याद रखना इसको। अच्छा जी, अब देखो असाइलेशन, असाइलेशन में बेंजीन रिंग ये रही, Cl ये रहा। अब यहाँ पे हमने डाला होता है CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, है ना, असाइल क्लोराइड डाला है। अब असाइल क्लोराइड डालो, इसको भी एनहाइड्रस ClCl3 में ही डालना भैया। तो यहाँ पे जैसे ही तुम इसको डालोगे तो ये क्या होगा, बेंजीन रिंग एज इट इज भैया, और जो Cl है वो एज इट इज, एक बार ऑर्थो पोजीशन पे आपका लग जाएगा C डबल बॉन्ड O CH3, और एक बार सेम कंपाउंड मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ PH C डबल बॉन्ड O CH3, और यहाँ पे PH तो ये रहेगा नहीं फिर, चलो कोई नहीं ये पैरा पोजीशन पे हमने लगाया है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ये ऐसे लगाओ, और अगर ये यहाँ पे तो यहाँ पे लग जाएगा तुम्हारा, बस भैया अपने हिसाब से पैरा वाला बना लेना, ठीक है। यहाँ पे जो लगा हुआ है वो Cl लगा हुआ है, तो ये अपना अल्काइलेशन हो गया, ये अपना क्या हुआ, अल्काइलेशन। Cl दिख नहीं रहा है तो ये Cl को यहाँ कर देते हैं, ठीक है जी। अब सही है, आई थिंक विजिबल आएगा तुम्हें, ठीक है। तो ये लग गया Cl हमारा। तो इस तरीके से हमारा फ्रिडल क्राफ्ट का रिएक्शन होता है, असाइलेशन और अल्काइलेशन। एक और टॉपिक बचा हुआ है हमारा, वो भी डिस्कस करके खत्म कर देते हैं आज, ठीक है। तो हमारे पास जो है नेक्स्ट है रिएक्शन विद मेटल। रिएक्शन विद मेटल जो है हमारा दूसरा रिएक्शन है, ठीक है। अब क्या होगा, जब तुम्हारे पास एक बेंजीन रिंग है, दो रिएक्शंस होती हैं यहाँ पे, एक होगी तुम्हारी फिटिक रिएक्शन। क्या होगी, फिटिक रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन को ध्यान से देखना। फिटिक रिएक्शन में क्या होता है ना कि हमारे पास एक बेंजीन रिंग दी हुई है Cl के साथ में, हमने इसको रिएक्शन करवाया Na के प्रेजेंस में ड्राई ईथर के अंदर में, ठीक है, Na के साथ ड्राई ईथर में, ठीक है।
तो यहाँ पे एक और मोल हमने ले लिया बेंजीन रिंग, और क्लोरोबेंजीन का मतलब हमने एक और रिंग किया, हमने एक और ले लिया, क्या क्लोरोबेंजीन एक और ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये NaCl जो है ये बाहर होता है, NaCl जो है 2NaCl ले लो, क्योंकि 2 मोल्स ऑफ NaCl बाहर हो जाएगा, और बेंजीन रिंग जो है दूसरे वाली बेंजीन रिंग के साथ में सेट हो जाती है। इसको कहते हैं बाईफेनाइल। इसको क्या कहते हो भैया, बाईफेनाइल। बाईफेनाइल बन गया बाईफेनाइल हमारा, समझ में आई मेरी बात। अच्छा, इसी तरीके से एक होता है वुड्स-फिटिक रिएक्शन। क्या होता है एक हमारा वुड्स-फिटिक, इसमें एक तो तुम्हारा अल्काइल हैलाइड रहेगा, वुड्स-फिटिक रिएक्शन, एक तो हमारा इसमें अल्काइल हैलाइड रहता है। देखो बेंजीन रिंग है हमारे पास, और यहाँ Cl लगा हुआ है, इसको हम लोगों ने 2Na के साथ रिएक्शन करवाया है, एक हमारे पास CH3Cl ग्रुप है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इसको ड्राई एथर में ही कराते हैं, ड्राई एथर में ही कराते हैं। तो यहाँ से जो चीज़ बनती है वो बनती है बेंजीन रिंग है हमारे पास एक तो, और दूसरा तो यहाँ पे हमारे पास CH3 लग जाता है, दूसरा तो हमारे पास यहाँ पे CH3 लग जाता है। तो ये होता है वुड्स-फिटिक रिएक्शन। हाँ जी भाई, ये होता है वुड्स-फिटिक रिएक्शन। बोलो भाई, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, चिंता का विषय है तो बताओ, ठीक है। चलो, तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। ये रहा फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये इन्होंने यहाँ पे बता दिया हमने। न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एडिशन रिएक्शन होता है। तो ये सारी चीजें तुम्हें फिटिक रिएक्शन, ठीक है, वुड्स-फिटिक रिएक्शन। अब इसके बाद दाउस प्रोसेस है तुम्हारा, तो देख लेना ये डार्जन्स रिएक्शन, ये मैंने पहले भी बता रखी है, इसमें जो भी कंटेंट है मैंने सब कुछ पहले बता रखा है तुम्हें, ठीक है। तो इसके आगे की चीजें जो है हमें सारी आती है, इसके आगे जो भी चीज़ है ना हमने पढ़ रखा है, ठीक है। तो यू विल गेट द PDF इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो वहाँ से तुम एक्सेस कर लेना भाई। अब आ जाओ हमारा जो पॉलीहाइड्रोजन कंपाउंड है उसके यूजेज के बारे में। तो सबसे पहला जो कंपाउंड है वो डाइक्लोरोमीथेन है। तो डाइक्लोरोमीथेन का मतलब होता है CHCl CH2Cl2, ठीक है। इसी का एक भाई होगा CHCl3, दैट इज क्लोरोफॉर्म, CHCl3 ये रहा क्लोरोफॉर्म, ठीक है। क्लोरोफॉर्म कहाँ यूज होता है, CID याद आया CID में, हाँ जी सर। तो ये कहाँ यूज होता है, डाइक्लोरोमीथेन का यूज है प्रोपेलेंट यूज होता है एरोसोल के साथ, ठीक है। दूसरा ये कहाँ यूज होता है हमारा, ये होता है यूज हमारा पेंट रिमूवर में, ठीक है, पेंट रिमूवर को करने में। और इसमें हेल्थ रिस्क बहुत ज्यादा है, देख लो, हियरिंग लॉस हो सकता है हमेशा के लिए, हियरिंग और विजन लॉस हो जाएगा, तुम्हें दिखेगा ही नहीं कभी अगर तुमने इस कंपाउंड के आसपास मजाक कर दिया तो, ठीक है। दूसरा ये रहा हमारे पास कंपाउंड, इसका यूजेज मैंने दे दिया है। तो ये बाकी तुम लोगों को आता भी होगा, आयोडोफॉर्म का यूजेज रहा, ये सारा का सारा आयोडोफॉर्म का यूजेज है। तो अब इस तरीके से हम लोगों ने ये पार्ट अपना कंप्लीट कर लिया। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, जल्दी से एक बार DDTH को देख लो भैया। DDT का फुल फॉर्म याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये होता है पैरा पैरा डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ठीक है। तो ये है वो कंपाउंड भाई, ये है वो कंपाउंड, हाईली टॉक्सिक कंपाउंड होता है भैया फिश के लिए, हाईली टॉक्सिक कंपाउंड है, ठीक है, हाईली टॉक्सिक कंपाउंड है। चलो भाई आगे आ जाओ, ये रहा हमारा एक क्वेश्चन। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या है समझो, ये रहा हमारा क्वेश्चन, ये मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया तुम लोगों के लिए, आसानी होगी समझने में। आ जाओ भैया क्वेश्चन उड़ाते हैं जल्दी जल्दी से, ठीक है। 3-3-4 क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी क्वेश्चन मैंने लगा दिया, देख लेंगे हम लोग। CCl बॉन्ड लेंथ जो क्लोरोबेंजीन में है, क्लोरोबेंजीन, अच्छा क्लोरोबेंजीन क्या होता है, क्लोरोबेंजीन क्लोरोबेंजीन बेंजीन, हाँ, यहाँ पे क्लोरीन, और ये रहा CH3, और ये रहा सर GCl। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा, हाँ जी। अब देखो, ये बोल रहे हैं कि क्लोरोबेंजीन वाला जो है और वो शॉर्टर है, अच्छा ये वाला जो बॉन्ड है ये शॉर्टर बॉन्ड लेंथ है। तो भाई देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो क्लोरीन है ये लोन पेयर ये आ गया, यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड है, क्या है जी, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर, जिसके वजह से बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज ऑफ दिस शॉर्ट बॉन्ड लेंथ, शॉर्ट बॉन्ड लेंथ, खत्म कर जी इसका आंसर, नहीं लिख दो काफी। तो डाइपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इस ये मैंने बहुत बार बता रखा है। SN1 रिएक्शन आर accompanied by racemization in optical active alkyl halide, yes, because in this case SN1 reaction both the inversion and iteration is possible, and the inversion and iteration is possible with the 50-50% concentration, and that is why SN1 reaction is accompanied by the racemization। तो एक्सप्लेन कर दिया हमने। अगला क्वेश्चन देखो बउआ, अगला क्वेश्चन देखो भाई, बहुत आसान क्वेश्चन सर जी, बहुत आसान क्वेश्चन सर जी। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि SN2 जो रिएक्शन है वो किसमें फास्टर होगी, SN2 मतलब सिंगल सिंगल सिंगल, तो यहाँ से हटाओ इसको, यहाँ से हटाओ इसको, यहाँ से हटाओगे तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज जो है 2 डिग्री का है, और यहाँ हटाओगे तो ये आया पॉजिटिव चार्ज, ये 1 डिग्री का। तो ऑब्वियसली SN2 जो है वो सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है, 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एक्टिविटी, 1 डिग्री वाला ज्यादा रिएक्टिव होगा, तो A is more reactive than B। आउट ऑफ SN1 एंड SN2 which reaction occurs with inversion of configuration SN1, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है SN1 में, क्योंकि वहां पे चीज क्या है, न्यूक्लियोफिल जो है उल्टे आके लगता है। और रेसमाइजेशन किसमें होता है, SN2 में, क्योंकि वहां पे होता है, सॉरी SN1 में, क्योंकि वहां पे होता है 2 स्टेप रिएक्शन, पहले वाले में न्यूक्लियोफिल अटैक होता है, कार्बोकेटन बनता है, दूसरे वाले में न्यूक्लियोफिल अटैक होता है, ठीक है जी। सर जी तुम्हारे थक चुके हैं बहुत ज्यादा, इजाजत दे दो सर जी को अपने, ठीक है। अब यहाँ देखो
हमारे पास 2 कंपाउंड दिया गया है इसमें। अच्छा कन्वर्जन पूछा, चलो एक क्वेश्चन ले लिया है मैंने कन्वर्जन का, तो वो भी मैं तुम्हें करवा ही देता हूँ लगे हाथ। एक सेकंड बस दो मुझे। हाँ जी भैया, क्या है? 1 ब्रोमोप्रोपेन टू 2 ब्रोमोप्रोपेन। ये क्या पूछा है क्वेश्चन में? चलो 1 ब्रोमोप्रोपेन, प्रोपेन क्या होता है सर जी? प्रोपोन क्या होता है सर जी? सर जी देखो समझना, ये होता है CH3 CH2 CH2 एंड ये जा रहा Br। अब यहाँ से उसको 1 पे ले जाना है, 1 ब्रोमोप्रोपेन हो गया, मैं इस पे 2 पे ले जाना है। तो पहले इस ब्रोमीन को इस कंपाउंड से हटाओ। हटाने का तरीका अल्कोहलिक KOH जिंदाबाद। ठीक है भाई, यहाँ पे क्या करेगा? अब तुम सोच रहे हो सर आपको कैसे पता चला? भाई यार देखो, प्रैक्टिस प्रैक्टिस करोगे तभी समझ में आएगा। इस क्वेश्चन को मैं अगली बार कभी भी देखो कर लूंगा, तुम भी देखो कर लोगे, है नहीं है? है नहीं है? समझ में आ रही बात? CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH होगा होगा होगा, आई गेस ऐसा ही तो होगा कुछ। यहाँ पे 2 होगा क्या? नहीं, ये CH2 होगा, सॉरी, माय फॉल्ट माय फॉल्ट माय फॉल्ट। अब इसके बाद तुम इसमें कर दो HBr का एडिशन, इसमें कर दो क्या? HBr का एडिशन। तो अब HBr करोगे तो मार्कोव निको लगेगा, मार्कोव निको लगेगा तो क्या होगा? CH3 CH, यहाँ पे Br, देन यहाँ पे CH3 बन गया। तो एक क्वेश्चन मैंने कन्वेंशन का भी तुम्हें कहा, देखो फिर से वही क्वेश्चन, सेम टू सेम क्वेश्चन पूछते हैं बार 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 बार, मैं कराऊंगा ही नहीं। पूछ रहे हैं कायरल कार्बन कौन सा, भाई साहब बेकार बात। चलो भैया, इसके बाद जो क्वेश्चन है वो नाम वाम लिखने का क्वेश्चन दिया यार, कितना ये देखो SN1 SN2 में रिएक्टिविटी की स्पीड पूछ रहा है। तो ये पार्ट अब आप लोगों का अपना है, क्वेश्चंस करिए और मुझे बताओ, जो भी कमेंट में जो भी दिक्कत आ रही है मुझे पूछ सकते हो। सारे वही क्वेश्चन है जो तुम्हें लेक्चर में आज मैंने पढ़ा दिया है। तो हेलो एल्केन हेलोइन में हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप सो हमारा 1.5 से 2 घंटे का लेक्चर हो रहा होगा, उसमें कमी में हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर पसंद आ रही है वीडियो तो प्लीज लाइक करो, ताकि मैं फिर से सारी चीजें अभी जो है डे टू डे ला करके तुम्हें दे दूँ। कल इंशाल्लाह संडे है तो हम लोग कल 2 वीडियोस अपलोड करने वाले हैं। ठीक है, कल हम लोग 2 वीडियोस अपलोड करेंगे, पक्का प्रॉमिस। ठीक है, अभी हम लोग हेलो एल्केन हेलोइन हो गया है, कल अल्कोहल फेनोल ईथर और एल्डिहाइड दोनों ही अपलोड होगा कल। ठीक है, फुल फॉर्म में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करिएगा, टाटा बाय बाय।